थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थैंक यू अर्चना, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सारे लोग, सब लोग, और थैंक यू ममता, आपने हमसे विषय प्रवेश के लिए कहा है। एक्चुअली आज का विषय बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा विषय है, इसलिए ममता आपको दोबारा थैंक्स इतना अच्छा विषय चुनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं शुरू से ऐसी आती हैं कि दीदी हमारा पेट का दर्द जाता ही नहीं है चाहे जितना इलाज करें, हमारा सर का दर्द जाता ही नहीं है हम चाहे जितना इलाज करें। होता क्या है कि असल में तकलीफ कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा होता है। अगर किसी बच्ची के साथ कहीं सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है और वो डिप्रेशन में बच्चा जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, या अगर कोई महिला है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, वो टॉर्चर तो दिखता है। जब फिजिकली टॉर्चर किया जाता है तो दिखता है कि नीला पड़ गया है, तकलीफ है। तो शारीरिक जो बीमारियां दिखती हैं बहुत सारी, वो एक अलग हैं, जो चोटें दिखती हैं। लेकिन वो चोटें भी होती हैं जो लगातार डिप्रेशन से, लगातार फ्रस्ट्रेशन से जो हमारे दिल में पड़ती है, उसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह से जो भूख लगना बंद हो जाता है, उसकी जगह से जो वजह से पेट में दर्द होने लगता है, उसकी वजह से उसका किसी चीज में मन नहीं लगता है, उसका डिप्रेशन में हो जाती है, एक्यूट डिप्रेशन में हो जाती है। परिवार के लोग कहते हैं ये कमजोर हो गई है, इसे भूख नहीं लगती है, ये लेटी रहती है, ये नाटक करती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन असल में लोग नहीं समझ पाते कि उसको लगातार कहाँ चोट पड़ रही है। तो आज के विषय को ये सब लोग जानते हैं कि जब कोई टॉर्चर किया जाता है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक, शारीरिक, यौनिक, आर्थिक या किसी भी तरह का की जो हिंसा है महिलाओं के ऊपर, उसका असर सिर्फ हमारे अपने शरीर पे नहीं होता है, उस महिला के मन पे नहीं होता है, उसका असर हमारे देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब जगह पड़ता है उसका असर, और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आईएलओ का भी कहना है कि अगर हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी हो जाए तो जीडीपी में 1/2 का अंतर आ सकता है। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि जहां 15 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जिनमें पार्लियामेंट में 40% से ज्यादा महिलाएं हैं, रवांडा में 64% महिलाएं हैं, और हमारी स्थितियां क्या हैं? हमको भी अपनी स्थिति बेहतर करनी है, और वो तभी बेहतर होगी जब महिला हर जगह, घर में बच्चियां हर जगह नो मीन्स नो कहना सीख जाएंगे। वर्क प्लेस में एक मन में एक भारीपन लेके नहीं आएंगे, बता देंगे कि डोंट टच, एक बार कह दिया है दोबारा हम नहीं कहेंगे, दोबारा अपराध है, वो क्राइम आप कर रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट के तहत परिवार के अंदर वो कह सकेंगी। वो जो छोटी छोटी एक्सेप्टेंस है ना, कि कोई बात नहीं, पति का हक है थोड़ा सा मार लेना, पति का हक है बदतमीजी कर देना, पति का हक है हमारे साथ रेप कर देना, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एक्सेप्टेंस है, उसे हमें अपने अंदर से और समाज से निकालने की कोशिश करनी होगी। समाज में जो मान्यता है कि पति इतना कर सकता है, सास इतना कर सकती है, नहीं,
ना हम किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, ना कोई हम पे कर सके, ना हम किसी को मेंटल या फिजिकल या किसी भी तरह का हर्ट करेंगे, ना कोई हमें करे। परिवार तो बहुत प्यारी जगह होती है, परिवार में सिर्फ सुकून चाहिए, और जब परिवार में सुकून मिलता है तो उसकी जो भी क्षमताएं होती हैं उसका पूरा का पूरा आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट दिखता है, वो चाहे परिवार में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो। तो आज हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे कि यह जो महिलाओं के ऊपर मानसिक, शारीरिक, सब तरह की जो हिंसा, इकोनॉमिक हिंसा भी, ये सारी जो हिंसा है, इससे उनके मन पर, शरीर पर क्या असर पड़ता है और उसको कैसे रोका जाए। वो जो बीमारियां हैं, वो जो एंजाइटी है, वो जो बाइपोलर पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, वो जो बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हम कैसे ठीक करें कि वह दोनों चीजें ठीक हो। तो आज हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सामने हम डॉक्टर अर्चना जी से शुरू करते हैं। डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी बहुत जी अच्छा काम कर रही हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो प्लीज अर्चना जी, हम आपका वेलकम करते हैं। और आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि इस महिलाओं के इस कार्य में हमारी भी सहभागिता हुई। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी, जो चीज़ें आपने अभी कही हैं कि महिलाएं शारीरिक से कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से टॉर्चर की जा रही हैं। क्योंकि शारीरिक में तो हम देख रहे हैं कि हमें चोट लगी है, हमने उसमें पट्टी कर दिया, हमने उसमें ड्रेसिंग कर दी, उसमें बहुत सारे ऑइंटमेंट्स लगा दिए, टैबलेट खा ली। मगर जो मेंटल हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट, कि हम कई चीज़ें उन्हें करने भी नहीं दे रहे हैं और करवाना भी चाहते हैं, और सोशल प्रेशर इतना उन पर बना रखा है हमने कि वो खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में उनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाती हैं, जो कि अगर हम देखें तो इंडिया में ही नहीं, विश्व में 80% लेडीज हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रही हैं। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, अलॉन्ग विद दिस डिप्रेशन। और बहुत सारी लेडीज लोग कह देते हैं अरे वो तो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, मगर रीज़न ये है कि निकलना तो चाहती हैं मगर वो डिप्रेशन में है, वो नहीं निकल रही। उन्हें लगता है, उन्हें फ्रॉम द बिगिनिंग होता क्या है कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तभी से उन्हें बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठना, तुम्हें ऐसे उठना, तुम्हें ये करना, तुम्हें वो करना है। उसी जगह दूसरे जन के, उसके भाई बहनों को वो चीज़ नहीं, उसके भाइयों को नहीं कही जाती है। तो शुरुआत कौन कर रहा है? माँ। माँ को, महिलाओं के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ये ज़रूरी है कि एक मेंटल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हमेशा बन के आगे आना चाहिए। और जब वो एक सशक्त माँ बन करके आएंगी तभी उनके पीछे सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि वो जब लड़की छोटी है तभी से उसको बताइए कि वो मेंटली इंडिपेंडेंट है, वो उसे भी आगे चल करके कुछ काम करना है, कुछ वर्क करना है, उसे अपनी जीविका चलाने के लिए खुद भी कुछ करना है। शी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन कि आज हमारा खर्चा मेरे फादर उठाएंगे, कल मेरा हस्बैंड उठाएगा। नहीं, जब तक हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जब तक हम पढ़ रहे हैं, तब तक मेरा खर्चा मेरे पेरेंट्स उठा रहे हैं। जिस दिन हम पढ़ लेंगे उस दिन फिर हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे। अलॉन्ग विद मी मैं अपनी फैमिली, पेरेंट्स को भी देखूंगी। अगर हम इस मानसिकता के साथ उसको डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटली स्ट्रांग होती चली जाएंगी। और जब वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगी तो फिर उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ से वो एक मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में जुड़ती चली जाएंगी और वो दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेंगी, जो अन्य महिलाओं के लिए भी सपोर्टिव होगा। तो मैं ये कहूँगी कि 29% तो पुरुष हैं जो डिप्रेशन में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रहते हैं और 80% महिलाएं हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस रेशियो को गिराना है, जिसके लिए हम महिलाओं को भी आगे आना है, उन भाइयों के साथ मिल करके जो ये चाहते हैं कि समाज में महिलाओं का एक अच्छा स्थान रहे। तो मैं ये चाहती हूँ, इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला को एक तो अपब्रिंगिंग उनकी
बहुत ऐसी शुरू से ऐसी होनी चाहिए, जो कि एक महिला से ही शुरुआत हो रही है, वो महिला उसकी माँ है, उसी से शुरुआत हो रही है कि वो उनको मेंटली स्ट्रांग बनाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाए, उनको उतना ना टोका जाए, जहाँ ज़रूरी है उन्हें एजुकेट किया जाए, मगर उनको हर चीज़ में टोक के ये ना बताया जाए कि वो ये कार्य नहीं कर सकती हैं। आजकल तो साइंटिफिक वर्ल्ड है, सब किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मशीनरीज हैं, तो हर जगह फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप सब कर सकती हैं। कहते हैं ना, जंग हौसले से जीती जाती है, गिनती से नहीं। तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ, ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और ये जो आजकल समाज में जैसा आपने बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सबको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि फैमिली को, फ्रेंड्स को, और जो उनके नियर एंड डियर हैं उन लोगों को, महिलाओं को बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ में ग्रो अप करना चाहिए। और जिन महिलाओं, और हर महिलाओं को स्कूल में भी ये एक कोर्स की तरह होना चाहिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग उनको उनके अधिकारों से परिचित कराया जाए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनसे परिचित ही नहीं है, और जो परिचित हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने अधिकारों की डिमांड कर सकें, क्योंकि वो सोशल प्रेशर में है। वो सोशल प्रेशर में है कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। कितनी भी उनको प्रॉब्लम्स हो परिवार में, वो नहीं कहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सोशल बाइकआउट हो जाएगा या मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों को, ये जो फियर है, सोशल फियर है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं सोशल फियर से हमेशा लो होता चला जाता है और हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उसके लिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि वो ये कहें कि हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। दूसरा, हर महिला को एक मी टाइम रखना चाहिए। मी टाइम मीन्स अपने खुद के लिए समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मी टाइम तब वो होता है जिसमें आप अपने आप से बात करते हैं कि आपको शारीरिक या मानसिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे इसके लिए ये सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर वो सॉल्यूशंस हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि जब हम अपने को टाइम ही नहीं देंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम तो तब समझ पाएंगे जब हम गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे कि अब हमें सिर्फ मेडिसिन ही चाहिए। तो फिर उस स्टेज में क्या होता है कि हम चाह के भी अपने को, हो रहा है, तो हम चाह के भी अपने को संभाल नहीं पाते हैं, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ये माया सिंह अपना माइक ऑफ कर दीजिए। माया सिंह, माया सिंह अपना माइक ऑफ कर दीजिए, प्लीज ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। कुछ लोगों के माइक ऑन है जिसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हम ये कहते हैं उसमें कि अपने आप को सुनना चाहिए। किसी भी हम साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर से ना गुजरे, उसके लिए स्वयं से बातचीत होनी चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जब हम आपको अपने आप को दें। हम अपने फिजिकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल क्या प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सोचें और उसके क्या सोल्यूशंस हैं वो हम निकालें, इंस्टेड ऑफ कि हम सुबह से लेकर रात तक प्रॉपर बिजी रहें और जब हमको लो बीपी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एंड ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाए, तब हमको लेके डॉक्टर के पास जाया जाए और फिर हम एक डिपेंडेंसी में आ जाए। तो हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मी टाइम। अलॉन्ग विद दिस मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एक ऐसी कोई पॉलिसी, या गवर्नमेंट को, या कई ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको मिल करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब लड़की बॉर्न होती है उसी समय कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी शुरू करनी चाहिए कि जब वो वर्किंग होगी तब तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स देंगी, जब तक वर्किंग नहीं है तब तक वो पॉलिसी उसकी चलनी चाहिए, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग अपने को फील करे कि हम इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जब वो वर्किंग हो जाएंगी तो फिर वो चाहे तो उसके इंस्टॉलमेंट्स भर करके और वो टिल द एंड उसको कंटिन्यू करें। तो ये उनके लिए एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की तरह आगे आ सकता है। प्लस होना एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये भी होना चाहिए कि नो अर्निंग नो मैरिज। जब तक आप अर्निंग नहीं है तब तक आप शादी नहीं कर सकते।
वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि अगर मेल अर्निंग नहीं है और शादी करते हैं तो भी ये मेंटल ट्रॉमा दोनों के लिए होता है, जो कहीं ना कहीं ज्यादातर महिलाएं इससे ग्रसित हो जाती हैं। और अगर महिला भी अर्निंग नहीं है और शादी करती हैं तो भी वो जाकर के दूसरे पे डिपेंड ही कर रही हैं। और जब आप किसी पे टोटली डिपेंडेंट होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे के हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में सोशल इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब तक वो इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी उन पे ना आए तब तक उनको मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर अपने आप ही वो स्लोली स्लोली ना चाहते हुए भी मेंटली इतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी कि उन्हें ये जो 80% जा रहा है रेशियो की महिलाएं ग्रसित हैं इन चीज़ों से, तो इससे ये इनके अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कम होगा। क्योंकि जब वो पढ़ी लिखी होंगी, वो जॉब करेंगी, वो बाहर निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ों से परिचित होंगी, प्लस बहुत सारी चीज नई नई लोगों से मिलना जुलना, तो उनको मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा। और होगा तो दो लोगों से बात करके उसके काफी सारे सोल्यूशंस भी निकलते हैं और आप स्ट्रेस आउट भी हो जाते हैं। तो एक तो ये नो वर्क नो मैरिज। दूसरी चीज, माँ को चाहिए कि शुरू से वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करें जहाँ पे बेटी को ये बताएं कि जब तक आप पढ़ रही हैं तब तक मैं और आपके पापा आपका खर्चा उठा रहे हैं। जब आप पढ़ करके सेलेक्ट कहीं ना कहीं जॉब करेंगी तब फिर आप हम लोगों को भी आप ध्यान रखेंगी और आप रख पाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करेंगे, लड़कियां भी करेंगी। तो ये फ्रॉम द बिगनिंग वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी। और जिन्हें ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक तो जो आपने कहा दीदी कि नो कहना आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो नो आपका फैमिली में हो, वो नो आपका कुकिंग से रिलेटेड हो, आपका सोशल एरिया हो, आपका एजुकेशन का एरिया हो, किसी भी फील्ड में आप हो जहाँ से आपको लगता है कि ये आपकी स्ट्रेस का कारण बन रहा है या आपकी स्टेमिना से, मेंटल स्टेमिना या फिजिकल स्टेमिना दोनों से ऊपर जा रहा है, वहीं से आप स्टॉप कर दीजिए। नो नो कहने में क्या होता है, बहुत लेडीज मानती हैं कि गिल्ट फील करती हैं कि अरे हमने कह दिया कि अभी मैं चाय नहीं बना सकती, या अरे हमने बॉस से कह दिया कि आज मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। रेपुटेशन कहीं खराब नहीं होती है जहाँ से आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी मना करती है कि आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नो कहिए और नेक्स्ट डे अपने को रिलैक्स्ड करके अपने को दूसरे दिन के लिए और स्ट्रांगली प्रिपेयर करके आप उतना वर्क करें और उससे आप देखेंगे कि आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा और आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड भी होइए कि आप जो कर रही हैं, जितना कर रही हैं वो बेहतर है, बेस्ट है। मैं अपना बेस्ट करूंगी और जो नहीं आ रहा है उसको सीख लूंगी, मगर ये नहीं कि मुझे नहीं आता है और मैं बेकार हूँ, मैं खराब हूँ। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। जिंदगी उतनी ही है जितनी आप जीना चाहेंगी। जिस दिन आपने जिंदगी जीने की ख्वाहिश छोड़ दी उसके वहां से आपकी जिंदगी खत्म, उसके बाद फिर जिंदगी नहीं है। सांसें आप लेते रहिए, उन सांसों की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी धीरे धीरे खत्म ही हो जानी है। तो जिंदगी आप जिए अपने तरीके से, स्ट्रॉन्ग वुमेन बन करके, अर्निंग वुमेन बनिए आप, और साथ में नो कहना सीख लीजिए और अपने आप को फील करिए। फील योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप फर्स्ट ट्रीट योर सेल्फ, एक कहते हैं इनर इंजीनियरिंग होती है। इनर इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप अपनी चीजों पे खुद वर्क करते हैं कि कहाँ मेरे में डैमेजेस आ रहे हैं मेंटली, कहाँ मैं स्ट्रेस हो रही हूँ। जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो फिजिकल हमारा जो है उसी से हमारे में सिम्टम्स आते हैं। हम थक जा रहे हैं, हमें पैनिक अटैक्स हो जा रहे हैं, कोई चिल्ला दे रहा है तो हमें परेशानी हो जा रही है, या हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि भैया लोग मेरे बारे में बड़ा खराब समझते हैं, मुझे बात ही नहीं करनी है। नहीं, क्यों नहीं करनी है? लोग आपके बारे में खराब समझ रहे हैं, हो सकता है उनका थॉट प्रोसेस ही खराब हो। यहाँ आप कहाँ गलत हैं? अगर दूसरा जन सोच रहा है कि आप में कमी है तो ये दूसरे की समझ है, आप तो गलत नहीं है उस जगह। तो आप अपने को गलत, हर चीज में अपने को विक्टिम मानना, अपने को गलत मानना बंद कर दीजिए। आप बेस्ट करिए, सबके साथ अच्छा करिए, कोशिश करिए कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो और आपको किसी से तकलीफ ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखें। तो आपको ये मेंटल ट्रॉमास और डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि आप जो है उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रहिए जो बहुत नेगेटिव आपके बारे में बोलते हैं या पूरे दिन आपको जजमेंट करते हैं, आपको जज करते हैं। उन लोगों से आप लिमिटेड रखिए।
कि कोई आपके बारे में कोई जज क्यों करेगा, ना आप किसी के बारे में जज करिए कि आप अच्छे हैं कि खराब है। सबके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, सबके अपने स्टेमिना है। कोई मिस वर्ल्ड बनता है, कोई बेस्ट डॉक्टर बनता है, कोई बेस्ट टीचर बनता है, कोई बेस्ट सोशल वर्कर बनता है। ये सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। तो जो आप हैं वो बेस्ट है, आप अपने हिसाब से कार्य को करिए। जो अगला कर रहा है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ अबाउट विद एनीबॉडी। किसी के भी साथ में अपने को कंपेयर करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज जो एक सबसे बड़ी कमी हम लोगों में है कि हम रिलैक्सेशन नाम का वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा देते हैं। हम माँ हैं, हमें आराम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों के साथ हमें जगना है, हमें सब कुछ करना है, हमें घर का भी ख्याल करना है। सोशल जो हम पे प्रेशर्स होते हैं वो बहुत होते हैं। एक्चुअली सोशल प्रेशर्स भी बहुत हैं महिलाओं पे, और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं महिलाओं पे। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं और प्रेशर्स हैं, ये हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए तो है नहीं, ये दूसरों ने हमारे पे क्रिएट किए हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे ऊपर वर्क करेंगे, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमारे पर उतना वर्क लागू नहीं होता है और उतना वर्क नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ उतना एक्सेप्ट करिए जितना आपके लिए आवश्यक है और समाज के लिए आवश्यक है, कि जिससे आप बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। क्योंकि आप बच्चों का निर्माण करती हैं तो उसके भविष्य का भी निर्माण करना आपकी जिम्मेदारी है। मगर उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगी, आप बच्चों को भी स्ट्रांग कैसे बना पाएंगी? नहीं बना सकती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रिलैक्सेशन को भी अपने एक रूटीन में डालिए। आप थोड़ा योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा रिलैक्सेशन करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर करिए। जो आपकी हॉबीज हैं, 80% या 90% महिलाएं भूल चुकी हैं कि उनकी हॉबीज क्या है। तो वो हॉबीज को जिंदा रखिए। आप सोचिए कि एक्चुअली आपको क्या पसंद है, उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखिए, और उससे रिलेटेड जो भी आप समाज में योगदान दे सकती हैं, कार्य कर सकती हैं, वो करिए। क्योंकि हर एक हॉबी का समाज में कोई ना कोई स्थान होता है, वो आप करिए, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। और आपके द्वारा जब आप स्वस्थ रहेंगी तो परिवार भी आपका स्वस्थ रहेगा। आप स्वस्थ नहीं है, मेंटली स्वस्थ नहीं है, तो फिजिकली भी नहीं होंगी। और मेंटली और फिजिकली अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप इरिटेटेड रहेंगी, तमाम सारी ये सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जिससे आपके परिवार पे भी फिर वो साइकोलॉजिकल असर इफेक्ट्स आएंगे। और उन इफेक्ट्स से आपके बच्चे भी इफेक्ट्स होंगे, आपके हस्बैंड भी इफेक्ट्स होंगे, आपके इन लॉज भी इफेक्ट्स होंगे, आपके फैमिली, आपके फादर मदर सभी पे उसका असर होगा। तो आप पे इतने सारे लोग जो है आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने को यदि अच्छा रखती हैं तो ही आप सभी को एक बहुत अच्छा फील दे पाएंगे और एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में भी सोचिए, अपने को भी समय दीजिए। योगा और मेडिटेशन तो बिल्कुल अपने पे शामिल कर लीजिए। पर बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो इस परिवेश में रहती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मैं योगा या मेडिटेशन या ये सब क्या है, हम नहीं कर सकते हैं। उसको बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज जो आप इजीली कर सकती हैं, टहल सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, आप वही कर लीजिए। वही आपके लिए बहुत एक अच्छा, एक कुछ तो आपके लिए डिफरेंट वातावरण तैयार करेगा, जो कि एक स्वस्थ वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, और एक स्वस्थ मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ शरीर के लिए। मतलब अपने तो आप पे अपना इन आत्मसम्मान सब अपने चीजों लिए का करो, एक बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट रोल है हमारे अंदर, जो कि करना चाहिए। तो सोशल इंडिपेंडेंसी, कुछ पॉलिसीज जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाए, एंड नो मैरिज, नो अर्निंग नो मैरिज, एंड ये जो इस तरह की चीजें हैं, अपने आप को फील करना और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए केयर करना, इन सब चीजों पे हम ध्यान दें तो हम एक अच्छा, एक स्वस्थ शरीर विद एक स्वस्थ मस्तिष्क, और फिर इसके हमारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क तो स्वस्थ परिवार, स्वस्थ परिवार तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज से स्वस्थ देश, और स्वस्थ देश से ही विश्व बनता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मी से वी, और वी से वर्ल्ड। ये अंधकार में जीवन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, मगर इन कुछ चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम एक मेंटली हेल्दी लाइफ जिएंगे, और मेंटली हेल्दी होने से फिजिकली भी हेल्दी होंगे। तो इससे मैं फिर से वही कहूंगी कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, और फिर देश, और फिर विश्व। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे पे है, और हम इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और
बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं देश और समाज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ममता, आप आगे इसको। अब आगे मैं एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो अपनी राय दें हमें। हेलो डॉक्टर, हेलो सर, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन अश्विनी जी अभी दिख तो रहे थे। एडवोकेट अश्विनी जी हैं? जी जी, हाँ। एडवोकेट अश्वनी जी अपनी राय रखें। अश्विनी जी, आप अपना माइक ऑन करिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। वास्तव में सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं, और भारत की जो संस्कृति है मैं उसको नमन करता हूं, जिसमें माताओं बहनों के वंदन, अभिनंदन और पूजन की परंपरा है। परंतु जिस प्रकार से देश में पाश्चात्य और लुटेरों की कुछ संस्कृति ने पिछले 800 सालों में बराबर आक्रमण किया, उसकी वजह से देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हुई, और यह घटनाएं महिलाओं की सहन शक्ति के होने के कारण, उनके अंदर यह भाव होने के कारण कि किसी भी प्रकार से हमारा परिवार बचा रहे, परिवार का सम्मान बचा रहे, इस नाते वो उसको सहन करती रहती हैं। स्थिति करते करते कई बार उनके जीवन पे प्रश्न खड़ा हो जाता है, उनका जीवन का अंत भी हो जाता है। अधिवक्ता वृत्ति में होने के नाते मैं ऐसे तमाम प्रकरण जानता हूं कि हम लोग बहनों को, माताओं को समझाते हैं कि आप लोग कार्रवाई करिए, तो कहती है बस इतनी कार्रवाई कर दीजिए कि ये हमको मारे नहीं। तो जब इस प्रकार की स्थिति समाज में है कि माताएं बहनें अपने हक के लिए बोलना नहीं चाहती हैं और बोलती नहीं है, ऐसी स्थिति में उनकी मदद कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस नाते सबसे पहले जो काम होना चाहिए, बहनों माताओं के बीच समाज में उनकी शक्ति का जागरण हो, उनके कानूनी अधिकारों का जागरण उनके अंदर हो, ऐसा हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूँ नीलम दीदी का, मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी छोटी बहन उमा जी का, जो निरंतर इस काम को कर रही हैं और महिलाओं के बीच में उनके अधिकारों को लेकर के एक नए प्रकार का जागरण महानगर में कर रही हैं। इसके लिए उनका अभिनंदन है। वास्तव में यदि बहनें अपने अधिकारों के लिए जागृत हो जाएं, तो समाज में होने वाला सामान्य अपराध भी कम हो जाने वाला है। क्योंकि जहां कभी महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, उसका पहला कारण ये होता है कि महिलाओं की ओर से, बहनों की ओर से, हमारी बेटियों की ओर से जागरूकता के अभाव में भय खाया जाता है। यदि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ अत्याचार होने के पहले दिन उसके खिलाफ उचित विधिक उपचार को लेकर के खड़ी हो जाए, तो दूसरे दिन वह अपराध होने का नंबर नहीं आएगा, इस बात का विश्वास रखें। तो इसलिए सर्वप्रथम हमको समाज में महिलाओं बहनों के जो विधिक उपचार हैं उनके लिए एक उचित जागरण करना चाहिए। इसको कहते हैं कि हमें निश्चित रूप से उनके बीच में जाकर के काम करना होगा। बहनें माताएं न्यायालय नहीं आ सकती हैं, हम लोगों के चैम्बर्स उतना नहीं आ सकती हैं। आज फिर भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, लोग आने लगे हैं, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं 90% महिलाएं बहनें ऐसी हैं जो अपने घर के अंदर रह करके अपराधों को सहन करती हैं, और अपराध घरों के अंदर से शुरू होता है। इसलिए हमें उनके बीच में जाकर के, उनके बीच में, उनके परिवारों में जाकर के, उनके बड़े भाई बन के, उनके छोटे भाई बन के, उनके बेटे बन के, हमें उनको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, उनके ये विधिक अधिकार हैं, उसके ये विधिक उपचार हैं, और हम उनके साथ हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा
तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। क्योंकि लगातार होने वाली हिंसा, लगातार होने वाला दबाव उनके स्वास्थ्य को बहुत बुरा असर डालता है। लो बीपी की पेशेंट हो जाती हैं। मैंने देखा है बहनें यहाँ आती हैं, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता इसीलिए है कि वह निरंतर उस अपराध और उस कुंठा को सहन करती आ रही हैं, और निरंतर सहन करने से उनकी लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। बार बार होने वाला अपमान बेटियों के स्वास्थ्य के और स्वाभिमान दोनों के लिए खतरनाक है। वह उनके जीवन ही नहीं, उन बहनों बेटियों के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक है। इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से इस ओर सार्थक प्रयास करना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ चेन से चेन बना करके, अकेले नीलम दीदी की जिम्मेदारी नहीं है, अकेले उमा दीदी की जिम्मेदारी नहीं है, अकेले अश्विनी भैया की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जहां जिसको जैसा मौका मिले, और अगर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है और जानकारी में मेरी है, मेरी रेंज में नहीं है, तो जिसकी रेंज में है वो घटना, मैं तत्काल अपने उस व्यक्ति को बताऊं, उस कार्यकर्ता को बताऊं, और उस जो उत्पीड़न हो रहा है उसको डे 1 की स्टेज पे रोकने का काम हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर पहले दिन बेटी के साथ अपराध होता उसको रोक दिया जाए, तो दूसरे दिन बड़े अपराध की घटना होने से रुक जाती है। लेकिन चूंकि बेटी पहले दिन अपराध को बर्दाश्त कर लेती है और वो उसमें घुटने लगती है, तमाम घटनाएं आती हैं कि उसके साथ ये गलत काम हुआ था, और तबीयत खराब होने पर उसके घर वालों ने जब पूछा तब जानकारी हुई। इसके 2 कारण हैं। इसके जानकारी है कि उस बच्ची को यही नहीं मालूम क्या गलत है क्या सही है। दूसरा कारण यह है कि उसको कहीं ना कहीं परिवार के प्रति यह विश्वास है कि परिवार हमें गलत कह देगा, समाज हमें गलत कह देगा। हमें दोनों चीजें करनी होंगी। हमें अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को ये बताना होगा क्या सही है और क्या गलत है, उसका क्या वैधिक उपचार है, उसके क्या वैधिक हक हैं। दूसरा, हमें अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहन को ये बताना होगा कि हर परिस्थिति में हम परिवार, ये समाज तुम्हारे साथ, तुम्हारे संरक्षण में खड़ा है। तुम गलत नहीं हो, तुमसे हो सकता है कि गलती हुई हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, कोई कलंक हो गई, तुमसे कोई पाप हो गया। वास्तव में पाप वह है जब हम उस अपराध को छिपाते हैं, उस अपराध को प्रश्रय देते हैं, जिसके कारण वो बेटी घुट घुट करके तबियत खराब कर लेती है, और तबियत खराब होने पे अस्पताल जाने की नौबत आती है। जब डॉक्टर कहता है नहीं, इसका तो मानसिक स्थिति से ही नहीं है, तब घर वाले पूछते हैं, तब वो बताती है। वह स्थिति उसके लिए ज्यादा खराब होती है। हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यह विश्वास देना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम उनके अभिभावक हैं, हम उनके मित्र हैं, हम उनके भाई हैं, और कुछ भी हो जाए हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथी हैं। और निश्चित रूप से हम सबको इस बात के लिए अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माँ का धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम लोग समाज में, मैं खुद समाज में यदि कोई काम कर पा रहा हूं तो मैं तभी कर पा रहा हूं जब मेरी पत्नी मेरे साथ मेरी बेस्ट हाफ बन के मेरा सहयोग कर रही है। मैं महीने में 10 से 12 दिन शहर से बाहर रहता हूँ, उसके बावजूद उस घर को चलाना, उस घर को देखना, परिवार में किसी को दिक्कत ना हो, चिंता करने दी उसका काम है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, या मेरा काम है, या मेरा काम है। खाली उसकी ही जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी मेरी भी है। मेरी माँ ने मुझे खाना बना के दिया, खाना में घर के आय के साधन क्या है क्या नहीं है हम सब जानते हैं, तो माँ के लिए खाना बचा के नहीं बचा, या देखना हम बहुत लाडले हैं माँ के बहाने, हमें भूली भूली रोटियां बना के, लेकिन माँ के लिए बची के नहीं बची है, देखना हर बेटे का कर्तव्य है। पहली जिम्मेदारी बेटे, भाई और पति की शुरू होती है। बाद में हम किसी और को अपराध ना हो महिलाओं के प्रति इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ का स्वास्थ्य बेहतर रहे, वो किसी अपराध का शिकार ना हो, वो हमारे साथ हमारे अग्रणी के रूप में, हमारे सहभागी के रूप में, हमारे सहज साथी के रूप में रह सके। यह जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए, जिससे न केवल उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित होंगे, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। स्वास्थ्य सुरक्षित होगा तो आत्मविश्वासी होंगी, आत्मविश्वासी होंगी तो निश्चित रूप से बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। पुनः मैं नीलम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी। थैंक यू अश्विनी जी। ममता। थैंक यू सर जी, आपने बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। हम सब बहनों ने आपकी बात सुनी और हम सब बहुत आपके बातों से प्रभावित हुई कि महिला और पुरुष दोनों ही एक दूसरे का अंग है और हम सबको एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम डॉक्टर प्रियांक जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने 2 शब्द रखें। हेलो प्रियांक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक चालू कर लीजिए। आपका माइक बंद है प्रियांक जी। क्या मेरी आवाज आ रही है जी? क्या मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है अब आ प्रियांक। रही है। सभी लोगों को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, सब सखी सेंटर्स के और सभी रेस्पेक्टेड स्पीकर्स को। देखिए, घरेलू हिंसा जो आजकल के माहौल में जो हो रही है, सबसे पहले जो इससे जो प्रॉब्लम रेज होती है, अगर हम मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक तो अगर घरेलू हिंसा होती है तो कुछ महिलाओं को एक तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है, और दूसरी कैटेगरी वो है जिनमें इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसकी वजह से, घरेलू हिंसा लगातार हो रही है उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहली वाली जो कैटेगरी है कि अगर गुस्से में किसी के पति ने किसी को मार दिया, किसी ने शराब के नशे में सर पे, मेरे सामने मैं एक केस मैंने रजिस्टर्ड भी करवाया था सखी सेंटर का, कि उन्होंने एक पति ने गुस्से में कुछ भी हाथ में कोई भारी सामान था वो अपनी वाइफ को मार दिया। तो उसके बाद जा करके उनका लीगल प्रोसेस हुआ और सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन वगैरह हुआ, काफी सारा ब्लड हुआ निकला, फिर धीरे धीरे उनकी रिकवरी। तो ये मेडिकल इमरजेंसी जो थी वो तो उस टाइम क्योंकि वो केस रजिस्टर्ड हो गया तुरंत, तो वो सॉल्व हो गई। लेकिन जो समस्या आती है सबसे बड़ी, मेरा मानना है कि जो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं धीरे धीरे, और वो जैसा कि मैडम अर्चना शुक्ला जी ने कहा कि मानसिक होते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेंटल जो अब्यूजेस होते हैं और इस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं। तो इसको लेकर के हम क्या इस तरह के केसेस ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड करने की जरूरत है, केवल इस लीगल एस्पेक्ट्स के संदर्भ में नहीं, क्योंकि ताकि हम उन महिलाओं को स्क्रीनिंग ज्यादा से ज्यादा कर सके जिनको जरूरत है हेल्थ केयर अवेयरनेस की ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। मेरा ये मानना यही है कि इस तरह की महिलाओं के अलग से एक विशेष तौर पे एक कैटेगरी डिवाइड करके इनके गवर्नमेंट के साथ मिल करके या हम लोगों को अभियान चला करके एक लिस्टिंग करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इनको जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं इनके, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि मैं एएनटी के डॉक्टर्स के साथ में रहता था, एक ओरल कैंसर के प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था। उस दौरान काफी सारी लेडीज आती थी कान दर्द की शिकायत लेकर के या कान बहने की शिकायत करके। तो जब डॉक्टर उनसे डीपली पूछते थे कि क्या बात है बताओ, क्योंकि डॉक्टर्स के अनुभव था उनको कि ये चीज होती रहती थी, तो वो बताती थी कि पति ने थप्पड़ मारा जिसकी वजह से उनका कान का पर्दा फट गया। बहुत ये कॉमन सी चीज होती थी। अगर आप किसी भी ईएनटी के डॉक्टर से पूछेंगे, कान के डॉक्टर से, तो उनके पास ये केसेस ऐसे रेगुलर आते रहते। तो एक तरफ तो हमको इस तरह के केसेस रोकने की जरूरत है, साथ ही साथ जो केसेस निकल के आ रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग हो, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की आवाज पहुंचे हम तक, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं एक तो नीलम जी, मैं ये थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति है हमारे देश से या दूसरे देश में, अगर आपको जानकारी हो तो क्या वो हमारे देश में कम है और दूसरे देशों में क्या बेहतर है, इस तरह की कुछ है? अगर आप मुझे बता पाएंगे इस बारे में कुछ थोड़ा सा। नहीं, अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे, हमें 2 दर्जन मुल्कों में लगभग जाने का मौका मिला है और मिले तो लगभग 150 मुल्कों के लोगों से हमें, तो हमने देखा है कि स्थितियां एकदम इतनी ज्यादा नहीं है कि हम यहाँ हैं अमेरिका यहाँ है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी ऐसे हैं। कुछ जगह के आयन बहुत मजबूत हैं, कानून बहुत मजबूत हैं,
और लेकिन महिलाओं पर जो हिंसा है उसका रेशियो बस थोड़ा ही थोड़ा आगे पीछे है, कहीं ज्यादा थोड़ा सा फर्क आर्थिक, है। हाँ, इकोनॉमिकली अगर वो डिपेंडेंट है तो थोड़ा उन पे कम है, लेकिन हिंसा तो पूरी दुनिया में है। पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड सोसाइटी पूरी दुनिया में है, जेंडर इनइक्वालिटी अभी पूरी दुनिया में ही है। तो इसका मतलब ये है कि आर्थिक पहलू को हम पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल रीजन ही इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो कि गरीब तबके की महिलाएं हैं और पति शराब पी करके आ रहा है और झगड़ा कर रहा है, वो है केस। लेकिन और भी जो वर्ग हैं उनमें भी इस तरह के केसेस हैं, वहां पे मानसिक समस्याएं ज्यादा हैं। जो आत्महत्या के केसेस इस वजह से ज्यादा होते हैं, जो हर तरह के वर्ग में अब बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस तरह के केसेस को ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मतलब एक युद्ध स्तर पे जैसा अभियान, जैसे कि पल्स पोलियो वगैरह के लिए मतलब चला है, जेंडर इक्वालिटी के लिए चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि है। दोनों लोग को मतलब इतनी अवेयरनेस आ जाए हर घर में, हर परिवार में, एक मतलब इतनी अवेयरनेस आ जाए कि ये जो सोच है कि लड़की है घर में, लड़की और लड़का है तो लड़के को दूध मिलेगा और लड़की को नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़का है उसको पोषण की जरूरत है, लड़की को पोषण की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये बचपन से ही होने लगता है। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि हमें इन सब जो परिवारों में जो भेद भाव के साथ किया जाता है वो सब खत्म होना चाहिए। तो बहुत ठीक है। और कुछ कहना है प्रियांक? नहीं मैम, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए इस मंच पे। ओके, ममता। थैंक यू प्रियांक जी। और अब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से पूजा जी हैं। पूजा जी मेरी बात सुन रही हैं? तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सुझाव हमें हमारे पास रखें। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस मंच पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए। नीलम मैम को मैं थैंक कहना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे मौका दिया है, जो मैं आज यहाँ पे आप लोग के साथ जुड़ी हूँ। मैम बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगी, प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी हमें पता है। मैं फोकस करना चाहती हूँ कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला सुझाव है कि सबसे पहले हम किस तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात हम यदि उसी माहौल में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, हम धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे। जैसे कि अर्चना मैम ने कई सारी प्रॉब्लम्स बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या हमारे हेल्थ पे इश्यूज होते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम से हम घिरते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कैसे हम उस चीज से बाहर निकल सकें। तो डेफिनेटली इस सब के लिए हमें चाहिए कैसे हम अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें। तो आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है आप उस पर फोकस करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करिए। और इस घरेलू हिंसा से बचने के लिए पहले भी मैं एक आधी मीटिंग अटेंड कर चुकी हूँ मैम, जिसमें मैंने सजेशन सुने थे कि यदि हम अपनी हर गली या छोटे छोटे एरियाज में एक छोटी सी टीम बनाई जाए 4 या 5 लोगों की, जहाँ पे यदि उस गली में किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है तो वो अपने ग्रुप मेंबर को इन्फॉर्म करे और तुरंत मौके पे उसको बचा लिया जाए। ऐसा ना हो कि लेडी ने मार खा ली है उसके बाद हमारी टीम जाए और उसको बचाए। उससे बेहतर है कि जब भी वो इंसिडेंट हो रहा है तुरंत ही मौके पे जो उसकी सहेलियां हैं वो इकट्ठा हो जाए और उसे बचा ले। और दूसरा जो मैं सजेशन देना चाहती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि मच्छर मारने से मलेरिया खत्म नहीं होता है। मलेरिया एक डिजीज हो गई, मच्छर उसका कॉज हो गया, तो मच्छर मारने से मलेरिया नहीं ठीक होगा। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी शुड आइडेंटिफाई दैट थिंग। दूसरा, फीमेल में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट में अपना सर उठा सकते हैं जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है।
तो डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस आने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है दैट इज नॉलेज। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगी, और नॉलेज आने के लिए ऑब्वियसली हमें एजुकेटेड होना चाहिए। और एजुकेशन आप जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करेंगी वैसे वैसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर इसके अलावा जो है, यदि हम अपने रूटीन जो हमारे वर्क हैं उन वर्क को लेके आप सिर्फ घरेलू यदि काम करती हैं, आपका ऑब्वियसली आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी यदि नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली आप हमेशा ज्यादा डरी हुई रहेंगी कि क्या होगा, मैं कैसे करूंगी कोप अप बाकी दुनिया के साथ, कैसे मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग होगी। डेफिनेटली आप उन सारी चीजों से जूझती रहेंगी। तो ये यदि हमें नॉलेज इस चीज की होगी तो ऑब्वियसली हमें कॉन्फिडेंस रहेगा और हम अपनी जो बाकी की हेल्थ प्रॉब्लम है उससे हम अपने आप को निजात पा सकेंगे। तो एक जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ये सजेशन है मैम कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी साइट होनी चाहिए जिसपे फीमेल से रिलेटेड हमारे जितनी भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जितनी भी स्कीम्स हैं महिलाओं को लेकर, उन स्कीम की डिटेल होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो बना दी हैं, लेकिन क्या हम उन चीज से अवेयर हैं, या जिनको उस चीज की जरूरत है क्या वो लोग इससे अवेयर हैं? तो डेफिनेटली एक ऐसा कोई शॉर्टकट हो जहाँ पे हम डायरेक्ट जाके वो चीज सर्च कर सकते हैं, या जाके हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे क्या सोल्यूशन मिलना चाहिए, कौन सी स्कीम में यूज कर सकती हूँ, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले। दूसरा, हमारे क्या राइट्स हैं, फीमेल के क्या राइट्स हैं, एज अ बेटी आपके क्या राइट्स हैं, एज अ वाइफ आपके क्या राइट्स हैं, वो सब चीज हमें पता होनी चाहिए। इफ यू आर अ स्टूडेंट आपके क्या राइट है, इफ यू आर इलीगल डॉटर आपके क्या राइट्स हैं। तो जो भी आपके XYZ आपके क्या अधिकार हैं, एटलीस्ट आपको वो पता हो। जब आपको वही नहीं पता होंगे तो कैसे आप उन अधिकार के लिए लड़ोगे? तो सबसे पहले जरूरी कि हमें अधिकार पता हो। तो एक कुछ हमारे पास नॉलेज पोर्टल होना चाहिए, या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम लेके आप वहां पे पहुंचे तो वो आपको सजेस्ट करे, बहुत डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट शॉर्ट में बताए, और उसके बाद स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है उसके हम डेंसिटी में जाए। फिर एक कॉलम होना चाहिए लीगल एडवाइस का, कि आपको नॉर्मल यदि हमारी बात नहीं टैकल हो रही है तो क्या हमें लीगल स्टेप लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पोर्टल होना चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपको लीगल अवेयरनेस पता ही नहीं है तो आप कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ोगे? तो पहले अधिकार पता हो, फिर लीगल हेल्प हमारी क्या हो उसके बारे में हम हेल्प ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू होता है बैंकिंग के बारे में। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि घरेलू हिंसा को हम हटा दें, नॉर्मली यदि हम देखें तो कई ऐसी फीमेल्स हैं, इवन मैंने नोटिस करा है कि वर्किंग लेडीज को भी नहीं पता होता है बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे करना है। बस वो अपने 9 to 5 जॉब पे चली जाती हैं, जो स्पेसिफिक काम बताया जाता है वो करती हैं, उनकी सैलरी अकाउंट में आ जाएंगे, एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज देयर बैंक अकाउंट। हस्बैंड ने फॉर्म दे दिया, यहाँ साइन कर दो, आप साइन करके दे दोगे, आप वो जिस डॉक्यूमेंट पे कहेंगे आप बिना देखे बिना पढ़े साइन करके दे देंगे। यू डोंट नो एनीथिंग, आप कभी उनको पढ़ना नहीं चाहोगे, सिर्फ वो बता देंगे साइन यहाँ कर दो, आप कर दोगे। तो आपको जाना, बैंक जाना चाहिए, आपको अपना अकाउंट खुद संभालना चाहिए। नहीं आता है, लर्न करिए। और कई ऐसी साइट्स आ गई हैं, कई ऐसे सेंटर्स भी खुल गए हैं जहाँ पे आपको पूरा बैंकिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप कैसे फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो तो ही ये चीजें ऑपरेट करो, आप लिमिटेड सोर्सेज में भी आप कैसे अपने लिए सिक्योरिटी कर सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, उन सब के बारे में डिटेल दी जाती है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। प्लस आप कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप से रिलेवेंट, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप पूरी वर्किंग कर सकते हो, तो ये सारी चीजें। तो जो आप रेगुलरली हेरसमेंट आपका हो रहा है उससे अपार्ट आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा और स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे निकलोगे। जैसे कि मेरे पहले जितने स्पीकर थे सभी ने ये बात कही है और मैं भी उनसे पूरी तरीके से एग्री हूँ कि यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। आप नो जब तक ना नहीं कहेंगे तो आप उस चीज से हेरस होते रहेंगे और जो सामने वाला है वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वो डेफिनेटली ये समझेगा कि मैं जो भी मर्जी मैं करता रहूंगा, आप कुछ भी पलट के नहीं कहेंगे। तो डेफिनेटली यू शुड से नो। आप जिस दिन से नो कहना लगेंगी धीरे धीरे सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप इसके अगेंस्ट हैं
और आप इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेप ले रही हैं, तो डेफिनेटली फिर जैसे जैसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपना सेल्फ वर्किंग करेंगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो गया है, देन द पर्सन इज फिनिश। तो डेफिनेटली हमें जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है उसको बनाए रखना है। हमें अपनी हॉबीज को, हमारे मी टाइम को कंसिडर करना है। और जैसे कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप धीरे धीरे कोई जॉब करना चाहती हैं, या आपको कोई स्टार्टअप करना है, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, तो उसके लिए सजेशन, गाइडेंस हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम अपनी सहेलियों की मदद कर सकें। उसके अलावा एक जनरल काउंसलिंग सेशन होना चाहिए जिसमें कि ना सिर्फ आप हिंसा से रिलेवेंट या सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेवेंट आप डिस्कशन करें, बल्कि ओवरऑल फीमेल की पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करा जाए, कैसे ओवरकम करा जाए डे टू डे प्रॉब्लम्स को, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन होने चाहिए। इसलिए उसके लिए हमें अच्छे अच्छे काउंसलर्स की सजेशन लेना चाहिए। जैसे आज भी हमारे साथ मैम है, मैम बहुत अच्छा लगे आपकी थॉट सुन के। तो इस तरीके के यदि सजेशन मिलते रहेंगे, डे टू डे काउंसलिंग होती रहेगी, तो और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो तभी आपकी काउंसलिंग करी जाए। इन जनरल भी यदि हम काउंसलिंग स्टेप लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमें बहुत मददगार होगी और धीरे धीरे हम उस चीज से ओवरकम कर पाएंगे। और जो चीजें हमें नहीं पता है, काउंसलिंग लेने के माध्यम से हमें कई ऐसे नए पॉइंट्स भी पता लगेंगे जिसको हम समझ सकते हैं। उसके अलावा जो आज की युग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है जो कि इंग्लिश है। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेट होना है, हमें नॉलेज लाना है, और यदि हो सके तो धीरे धीरे हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी लर्न करनी है, जो कि आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें अंग्रेजी आएगी, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और डेफिनेटली एक अच्छे समाज का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के बल पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आज के इस ग्लोबलाइज युग में हमें डेफिनेटली इंग्लिश भी आनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें जितनी लैंग्वेजेस आएंगी हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता ही चले जाएगा। तो हमारे पास इससे रेलेवेंट भी एक कॉलम होना चाहिए। जैसे कि आज हम सभी लोग वेबिनार पे आज जुड़े हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू है। टेक्नोलॉजी, यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल भी उससे रेलेवेंट आप नहीं है, तो डेफिनेटली आप टेक्नोलॉजी भी नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बेसिकली जो मैक्सिमम चीजें हैं वो सब इसी से रिलेवेंट है। तो डेफिनेटली यदि इस चीज को हम लर्न करते हैं, एकदम बिल्कुल थ्रू आउट नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े जो जनरलाइज वर्ड्स हैं, धीरे धीरे जो थोड़े थोड़े फीचर्स हैं, यदि हम उनको लर्न करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो हमें उसके लिए भी गाइडेंस दी जा सकती है महिलाओं को, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट होगा, वो कुछ नई चीज सीखेंगी, तो जो उनकी रेगुलर रूटीन प्रॉब्लम है उससे वो निजात पा चुकेंगी। डेफिनेटली मैम, मैं मान रही हूँ कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो घरेलू हिंसा से रेलेवेंट है। घरेलू हिंसा, उसके क्या साइड इफेक्ट है हमारी हेल्थ पे, तो वो हम तो सभी को पता है कि मेंटली और फिजिकली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि क्या हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, गैजेट्स यूज करना। फीमेल, मेरे ख्याल से मैम कई ऐसी लेडीज भी होंगी हमारे इस ग्रुप पे जो फोन के थ्रू भी वेबिनार में नहीं कनेक्ट हो सकती। क्यों? क्योंकि उनको पूरी तरीके से प्रोसेसिंग नहीं पता है कैसे कनेक्ट होना है। तो सोर्स है, उनके पास फोन है, बट दे डोंट हैव नॉलेज हाउ टू यूज इट। उनको ये नहीं पता है कि कैसे इससे कनेक्ट होना है। उन्हें सिर्फ फोन आता है, फोन पे बात करी, यूट्यूब चला लिया या एक दो काम और कर लिए, लेकिन कैसे गूगल मीट पे जाना है, कैसे किसी और वेबिनार पे अटैच होना है, वो सारी डिटेल उन्हें नहीं पता है। या उनके बच्चे फोन पे क्या देख रहे हैं, इस चीज की उनको नॉलेज होनी चाहिए। उनके हस्बैंड फोन पे क्या काम कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि ये चीज वो जान सके। और जब तक उनको ये गैजेट्स यूज करने नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी इंग्लिश की भी जरूरत है, प्लस जो आजकल के लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनको यूज करने की भी टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बैक टू मैम। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से हमारी महिलाओं को आपने शिक्षित किया कि किस किस वर्ग में हमें आगे बढ़ना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अनुरोध करेंगे हरदोई से महामंत्री रमन जी से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? आ रही है नीतीश जी, आ रही है आवाज जी। देखिए, आप सभी को नमस्कार, नारी शक्ति मातृ शक्ति को।
बहुत ही कम समय में बहुत ही लॉजिकल बात बताता हूँ। आज के समय में जो विवाह विच्छेद, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण विवाह विच्छेद हो रहा है, तो उसमें बहुत सी फैमिलियां लड़की का सपोर्ट नहीं करती हैं। वो लड़कियों से कहती है कि बेटा अब तो मरना, तुम्हारी अर्थी भी वहीं से निकलेगी, अब आप समझो, हमें कोई अधिकार नहीं है आपके परिवार में बोलने का। तो उस स्थिति में हमें सबको मिलकर एक लड़ाई लड़नी है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक अमेंडमेंट हुआ है 2005 में कि लड़की चाहे तो वो अपने पैतृक रमन संपत्ति जी, पे दावा आपका पेश करती है। आपका वीडियो ऑन नहीं है शायद। हाँ, वीडियो मैम नहीं ऑन है अभी। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा ऐसे प्लेस में हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो अभी उसके लिए हम लोगों को एक लड़ाई लड़नी है आपके संगठन के द्वारा और महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक अमेंडमेंट और किया जाए। वो अमेंडमेंट ऐसा हो कि किसी कन्या का विवाह विच्छेद हो जाता है तो उसकी इच्छा अनुसार पैतृक संपत्ति पे अधिकार नहीं होगा, उसको पैतृक संपत्ति में बंटवारा देना ही होगा। ये उसकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अधिकार को देना ही होगा। जैसे बहुत से केसेस में होता है कि अब स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है, उसको एक मुश्त क्लेम 4 लाख 5 लाख रुपए मिल गया। अब 4-5 लाख रुपए में किसी के बच्चों का जीवन यापन नहीं होता है, ना उस महिला का जीवन यापन होता है। तो उसकी पिता की पैतृक संपत्ति में भी उसको अधिकार डेफिनेट मिलना चाहिए, उसकी इच्छा पे नहीं डिपेंड करना है। वो सरकार को, न्यायालय को फिक्स करना होगा कि वो देना ही देना है, उसमें कोई मुरव्वत नहीं होगी। फिर दूसरा एक ये है कि जैसे कि कोई स्त्री पढ़ी लिखी भी है, एजुकेटेड है, वो बिजनेस करना चाहती है, तो गवर्नमेंट के जरिए जो भी फाइनेंशियली स्कीम चल रही है उसमें 50% का कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए। और जो भी महिलाओं के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस, अन्य अपराध हो रहे हैं, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के, जैसे कि बहुत घनिष्ठ अपराध होते हैं उनके लिए सिर्फ सजाए मौत और कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, विद इन 7 डेज सजाए मौत, सजा दे देनी चाहिए। उससे एक बहुत बड़ा असर आएगा। जब 7 दिन में सजा मौत होने लगेगी तो क्राइम करने वाले की रूह अंदर से कांप जाएगी, वो 100 बार सोचेगा ये ऐसे जघन्य अपराध करने से। तो ये मेरे पास 3 मुद्दे थे। अगर आप लोग अपने संगठन से विचार करें, महामहिम राज्यपाल माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर आप संगठन में अपने ज्ञापन भेजें, फैक्स करें, तो शायद इस पे कुछ सुनवाई होगी। और जब आप लोग करेंगे, देश में इसका प्रचार होगा, तो शायद ये विशाल रूप में धन्यवाद। थैंक यू रमन जी, आपने थोड़े समय में बहुत अच्छी बात रखी। और अब मैं अपनी दीदी नीलम दीदी से अनुरोध करती हूँ और उनसे इजाजत चाहती हूँ कि तो हमारे विक्टिम आए हुए हैं, क्या वो अपने बात रख सकते हैं? हाँ, तो क्या मैं जरूर उनको... जरूर, अगर कोई टेस्टिमोनीज हैं तो वो रख सकते हैं। जी दीदी, वो आए हुए हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। उमा, उमा मेरी बात सुन रही है? हाँ दीदी। हाँ, साधना को बोलो अपनी बात रखिए। वो दीदी साधना कह रही कि हम सामने ना आके अपनी बात ऐसे ही रख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पारुल को बोलो। पारुल, अच्छा, मतलब फोटो नहीं है, वीडियो नहीं देना चाहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रही मतलब हाँ सामने नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा झिझक रही है तो कोई बात नहीं, उससे बोलो। साधना अपनी बात को रखो। चलो ठीक है, अपनी बात रखो। सभी को मेरा नमस्ते। देश भर और मेरा नाम साधना है। मेरे साथ एक लड़का जुड़ा हुआ था, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब रिलेशन रहा और मिलना जुलना रहा। उसके बाद मैंने उससे शादी के लिए बोला तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और अपने घर में रहने लगा। फिर मैंने प्रेशर दिया कि ऐसा ऐसा किया है तो मतलब मैरिज करिए, तो उसने शादी करने से मना किया। तो फिर कई जगह एप्लीकेशन वगैरह लगाई मगर मुझे कोई भी राहत नहीं मिली। फिर मुझे किसी के थ्रू सखी केंद्र का पता चला तो मैं सखी केंद्र आई। वहाँ पे ममता दीदी मुझे मिली। मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और वो लड़का शादी नहीं कर रहा है।
तो दीदी ने बोला ठीक है तुम परेशान ना हो, उसको बुला करके और उसके पेरेंट्स को बुला करके समझाएंगे। फिर कांटेक्ट नंबर वगैरह लिया, एड्रेस लिया, उसको बुलाया गया, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। तो वो आए तो उसने भी शादी करने से मना कर दिया और उसके पेरेंट्स ने भी शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई। दीदी लोग मेरे साथ वहाँ गई, बहुत हेल्प किया। उसके बाद वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया, वो कल्याणपुर थाने में आया। दीदी लोग भी वहाँ गए, ममता दीदी और मैं वहाँ गई और सर लोगों से मिले। फिर वो लड़का जो पकड़ के आया तो उसने मेरे साथ आईआईटी चौकी में समझौता किया और बोला कि मैं दीदी लोगों के सामने और सबके सामने ये बोला कि मैं शादी करूंगा। फिर उसने अपने हाथों से मतलब लिख के दिया, बट वो मेरे साथ कुछ दिन रहा और उसने बहुत गलत मेरे साथ किया, बिल्कुल आत्मा में ठेस लगाई उसने। और उसके बाद 3-4 दिन वो रहा मेरे साथ, फिर वो चला गया। उसके बाद फिर मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखा, मुझे लगा मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। और मैंने ममता दीदी को फोन किया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो वो सखी केंद्र में ही थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा मरना कोई रास्ता नहीं है। फिर फोन में उन्होंने बहुत समझाया और ऑफिस बुलाया। ऑफिस में सखी केंद्र में गई, वहाँ पे दीदी लोग मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि मरना रास्ता नहीं है और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने फिर इसके बाद मुझे एडवोकेट सर हैं उनसे मिलवाया, उन्होंने पूरी बात रखी। उनका नाम दिनेश कुमार शुक्ला है। तो उनसे मेरी बात करवाई, उनसे मिलवाया, फिर उन्होंने मेरा पूरा केस समझा। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तो फिर वो पकड़ा गया कल्याणपुर थाने में। और फिर इसके बाद वहाँ पर भी दीदी लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अकेले जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, थाने में, चौकी में और सब जगह कभी हम बाहर निकले नहीं थे, इतना मुझे पता नहीं था। तो वही मैंने बोला कि मुझे बहुत डर लगता है वहाँ जाने में, इतनी हिम्मत नहीं। तो फिर इसके बाद उन्होंने समझाया कि नहीं तुमको अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ेगी, बाकी हम तुम्हारे साथ में। फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद जब हम लोग 2-3 बार वहाँ थाने में गए, सखी केंद्र में मैंने फोन किया, मैंने कहा कि मुझे अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। तो वहाँ से ममता दीदी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। वो वहाँ से आई, थाने गई, चौकी गई, वहाँ पे बात किया और बात करने के बाद हमें समझाया। उसके थोड़े दिन बाद कहते वो पकड़ गया। पकड़ने के बाद उसने मुझसे शादी आदि करने के लिए बोला, मगर मैंने शादी आदि करने से मना कर दिया। फिर वो जेल चला गया 2 साल और काफी दिनों से परेशान भी थे। सखी केंद्र आकर के मेरी समस्या का समाधान हुआ और मुझे बहुत रिलीफ है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू संगीता, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं और अभी कभी भी अपने को अकेला नहीं सोचना। और ये तो सोचना ही नहीं कि कुछ सुसाइड कर लें या ये सब तो सोचना ही नहीं। हमारे बीच लखनऊ से डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और बहुत चर्चित हमारी डॉक्टर हैं। तो आइए डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है लगातार, उससे जो उनकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके लिए कुछ कंक्रीट सजेशंस। आइए डॉक्टर कुमुद जी। कुमुद जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, अब आप भी दिख रही हैं, सुंदर सा चेहरा भी दिख रहा है आपका, पर्सनैलिटी। प्लीज। नमस्कार आप सबको। मैं दूसरे कार्यक्रम में बिजी थी इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपको। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव तो अलग बात है, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता ही पड़ता है और उससे बचना भी चाहिए। किस तरह का, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए अपने क्वेश्चन को। नीलम दी आवाज नहीं आ रही है। हमारा क्वेश्चन ये है जी कि जो बढ़ती हुई महिलाओं पे हिंसा है, उससे जो उनके मेंटल स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, वो चाहे यौन हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो
मानसिक हिंसा हो, किसी भी तरह की हिंसा का जो उनके स्वास्थ्य पे, खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है, उसकी कैसे हम, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसकी रोकथाम हम कैसे करें? जी हाँ, बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य। हालांकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा जब करते हैं तो लोग करना नहीं चाहते हैं या लोग उसको समझते नहीं गंभीरता से। देखिए, स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा तब दी जा सकती है जब उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य समाहित हो। मतलब फॉर मी हेल्थ इज अ टू साइड ऑफ अ कॉइन, जिसमें फिजिकल हेल्थ भी हो और मेंटल हेल्थ भी हो, दोनों इम्पोर्टेंट है। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी नहीं है किसी तरह से कोई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। क्या किया जाए इसके लिए? सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और इस पैंडेमिक टाइम में ये बहुत बड़ी चीज भी हो गई है कि हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, या हमने इस चीज को सीखा नहीं है, हम जानते नहीं है कि मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता भी कोई चीज होती है। जैसे आजकल बहुत बात होती रही है कि अपने अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ ताकि हम बीमारी से बचे रहें, है ना। अगर हमारा शरीर स्ट्रांग होगा तो हमारे पास वो बीमारियां असर नहीं करेंगी। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता है, और ये दो तरह से काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि जो अपने आप को सब लोग कहते हैं हम बहुत इमोशनल हैं, या फलाना बहुत इमोशनल है, वो जरा सी बात में डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली वो इमोशनल तो वो सारे हैं जो ह्यूमंस हैं। एक्चुअल बात यह है कि वो व्यक्ति इमोशनल मैनेजमेंट नहीं जानता है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये दो तरह से काम करती है। पहले तो आपके अंदर इस तरह की क्षमता एक डेवलप होती है कि किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी, भय, निराशा, अवसाद, परेशानी, उलझन, ये सारी चीजों का आपके दिमाग पर असर ना पड़े, आपकी सोचने समझने, कार्य करने की शक्ति, इन पे कोई बुरा असर ना पड़े। और दूसरी बात है, इनकी वजह से जो शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनसे भी आपकी रक्षा हो। तो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता की तरफ सबका ध्यान आकर्षण करना बहुत जरूरी है। इसको समझना, इसको अपनाना, यहाँ तक कि हम इसको विकसित कर सकते हैं, इसका संवर्धन भी कर सकते हैं, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर किसी के पास में घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा है, बट नेचुरल है कि उसके मेंटल हेल्थ पे खराब असर पड़ेगा। और अगर इसको और व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर हिंसा नहीं भी है तो भी बहुत सारी परेशानियां, उलझने जो जीवन में चलती रहती हैं, जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर, क्योंकि लाइफ चलती रहती है, तो उनके संदर्भ में भी मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता हमको मदद करती है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो कम तो होनी नहीं है, किसी भी तरह की हमेशा ही रहनी है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। ये कैसे विकसित की जाएगी, इसके लिए भी कुछ चीजें अनिवार्य हो जाती हैं। जैसे हम लोग अभी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, वैसे करते हैं, वैसे इसके लिए भी हो जाता है। पर पहले इसको समझना आवश्यक है, तब इसको अपनाएंगे। जी नीलम जी। कुमुद जी, आपने कुछ कहा? मैंने कुछ आगे बताइए, नहीं या और नहीं, आपको इसी विषय में? हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी है, अभी जो आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे शारीरिक बीमारी के लिए हम क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या, अभी आपने साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात जो की, जी, ठीक, तो ये जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, हमें लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो लोग भी सुन रहे हैं, या जो लोग ये बूस्ट होके जो लाखों लोगों तक जाएगा ये वेबिनार के का, तो वो ये जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज अगर महिलाओं पे हिंसा हो रही है, अभी इस महामारी के दौरान लगभग 40% महिलाओं पे इंक्रीज हो गया, बढ़ी, 37% से ज्यादा जी, साइबर क्राइम बढ़ा। राइट। तो हम लोगों के यहाँ तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रही, मेरे यहाँ ऑफिस अंदर से लगा के बाहर तक में लोगों की भीड़ थी, हमको और ज्यादा काउंसलर्स बैठालने पड़े। तो यह जो बात है कि हम कैसे अपनी, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कुमुद जी, हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पिट के महिला आई,
सब ब्लड आ रहा है, बहुत बुरे हाल में है, और वो रो रही है। जब हम उसके हस्बैंड को बुलाते हैं तो वो कोई खुश नहीं होता है, क्या हाँ आज पीटा, आज मैं रिचार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो भी टूटा हुआ सा दिखता है एकदम। आएगा, अच्छा आप बैठिए, बैठ गए, आपने इनको मारा है? हाँ मारा तो है। अब वो बताना शुरू करेगा, मैंने मारा, मैंने क्यों मारा, ये वो। यानी कि जो मार खाने वाला है वो तो शरीर पे, मन पे मार खा ही रहा है, लेकिन जो मारने वाला है वो भी खुश नहीं है। मारने के पहले भी खुश नहीं है, मारने के बाद भी खुश नहीं है। तो हमें इन एक्चुअली एक तरफ तो जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, हमने उसको मर्द बना के ही आधा मनुष्य बना दिया है। उसको बता दिया कि तुम मर्द हो, तुम मालिक हो, मालिक रोता नहीं है, मर्द रोता नहीं है, मर्द के दर्द नहीं होता। और तुम्हारे लिए एक लड़की बनाई गई है जो सिर्फ तुम्हारे लिए आएगी, उसको तुम अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए जिएगी। अभी उसने सोच लिया कि वो तो हमारे लिए पपेट है, हम जैसे चाहें उसके साथ कर सकते हैं। वो देख रहा है मेरे बाप भी ऐसे ही करते रहे, मेरे बाबा भी ऐसे ही करते रहे, और मेरी दादी जो थी वो सहती रही, मेरी माँ भी सहती रही। इसमें क्या अननेचुरल है? उसको अननेचुरल नहीं दिख रहा है, उसको नहीं मालूम कि वो अर्ध मानव हो गया है। जब वो मालिक बनता है तो उसको बर्दाश्त किया जाता है, झेला जाता है। तो अभी हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप अपने बेटे को, आप अपने भाई को अर्ध मानव मत बनने दीजिएगा। वेरी ट्रू, सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है। उसको एक इंसान बनने दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात की, उस साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, दोनों तरफ कैसे बढ़ाएं। तो दो चीज, एक पर्सनल हम अपने अंदर कैसे बढ़ाएं, हम आसपास के लोगों में कैसे बढ़ाएं, और हम लोगों को अवेयर कैसे करें कि आप वो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी अपने अंदर बढ़ाइए जिससे आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ये बहुत सारी चीजों में ना जाएं। राइट। देखिए इसमें साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप करने के साथ साथ एक और इशू आपने इसमें इन्वॉल्व किया है, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, कि जिसमें हाँ लड़का या लड़की में कोई भेद ना हो, उनका डेवलपमेंट, उनका जो उनके जिस तरह से उनका परवरिश की जाए वो एक जैसी हो, उनके पास वो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग्स हो मेल फीमेल से पहले, है ना, वो एक अलग इशू है। और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप करने की बात यह है कि हमें इस अपने दिमाग में एक छोटा सा फिल्टर लगाना है। फिल्टर इन द सेंस कि हर चीज हमें प्रभावी नहीं कर जाएगी। आपने ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग बहुत इस तरह की बात करते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं रात भर नहीं सोया, और ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा नेचर है, ये बदल नहीं सकता, मेरे अंदर मेरे सोचने की मुझे आदत है। हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तो सोचने की ऐसी आदत होनी चाहिए, यानी ऐसा चिंतन हो जिसमें कोई सोल्यूशन हो, तब तो उसका कोई अर्थ है, वरना उसका क्या अर्थ है। और मानसिक शक्तियां जो है हमारे पास, वी ह्यूमन आर ब्लेस्ड विद दिस मशीन, आई यूज्ड टू से दिस इज अ मशीन, पर इसकी एक कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ऊपर जब हम काम लेते हैं तो उसकी क्या हालत हो जाती है। तो हमें ये स्टार्ट करना है स्कूल लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पावर योर एडोलसेंस, एम्पावर योर यूथ, कि हमें उस एज से ये सिखाना है कि शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ मानसिक क्षमताओं का विकास कैसे करो। हर चीज तुम्हें किस लिमिट तक प्रभावित करे, यानी कि कोई 10% बात प्रभावित करे, कोई 20% प्रभावित करे, या कोई 50% प्रभावित करे। तो एनवायरनमेंट को समझना, अपने आप को समझना, चीजों को रिजॉल्व करना। और सबसे आसान तरीका जो होता है, जो स्कूल एज से शुरू होता है, वो होता है कन्वर्सेशन, बातचीत के थ्रू। अगर बच्चे अपने घर में, अपने पेरेंट्स में, या जो उनका वेल विशर जो जिसके साथ वो सारी बातें कह सकते हैं, वो कहते चलेंगे तो उनको सही दिशा में सही निर्देशन मिलते जाएंगे, सही तरीके से वो सोचने लगेंगे। वहां से शुरुआत होती है इसकी। लेटर ऑन एज में, या जो अभी बड़े हो चुके हैं, उनके लिए क्या करें, तो उनको हमें सिखाना पड़ता है कि सेलेक्ट योर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को सेलेक्ट करो, क्या प्राथमिकताएं हैं उनके हिसाब से उनको लिखो। और अगर आपके पास में कोई ऐसी उलझन, कोई परेशानी, या अनसॉल्व क्वेश्चंस है, कोई अनडिफाइंड इनसिक्योरिटीज है आज के टाइम में, या आपकी कुछ ऐसी ड्रीम्स हैं, विशेस हैं जो फुलफिल नहीं दिख रहे इन्वायरमेंट में,
तो सबसे बढ़िया उपाय ये होता है जो आप खुद से कर सकते हैं कि आप उनको लिख लें। जब हमारे पास कोई चीज लिखी हुई होती है तो हम उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और फिर हम उसके एनालिसिस करके ये समझें कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, किसको रखें किसको ना रखें, या किससे हम अपने मस्तिष्क को प्रभावित होने दें और किससे ना प्रभावित होने दें। तो यहाँ वो सिलेक्ट करने की बात आती है। फिर कभी कभी अपने आप से ये पूछना पड़ता है, एम आई अ वीक पर्सन, एम आई अ कावर्ड पर्सन, कि मेरे पास सब चीजों को इतना असर पड़ जाता है। और एक और उपाय ये है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कि जैसे तराजू होता है, जब भी आपके पास में कोई ऐसी बेचैनी परेशानी है, आप हमेशा तराजू को याद कर लीजिए। तराजू का क्या काम होता है कि जो चीज की वैल्यू ज्यादा होती है वो पलड़ा भारी हो जाता है। अब इस तराजू में हम एक तरफ अपना मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं, या अगर मानसिक स्वास्थ्य को इस तरह से ना परिभाषित है, अपनी हैप्पीनेस रखते हैं, अपनी आपको स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को रखते हैं, और दूसरी तरफ हम वो बात रखते हैं जिससे हम विचलित हो रहे हैं। देन यू चूज व्हाट इज बेटर फॉर यू। और जब हम उसको चुनते हैं खुद से और हम देखते हैं कि पलड़ा हमारा डगमगा रहा है, तो हम रास्ते भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो और चीजों को लिख कर याद करना, चीजों को परफॉर्म करने से पहले उनकी एनालिसिस करना, अपने आप को इसके लिए तैयार रखना। कैसे? स्पेस के थ्रू। और स्पेशली जब रिलेशनशिप की बात आती है तो उसमें एक छोटा सा इक्वेशन काम करता है। जैसे कोई भी रिलेशनशिप डिपेंड करता है ट्रस्ट पे। ट्रस्ट, शेयरिंग, देन स्पेस, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हैप्पीनेस बनती है। ट्रस्ट तो है बट शेयर नहीं किया तो हमें क्या पता चलेगा, हमेशा हम सही नहीं समझ पाएंगे कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है। या हमने ट्रस्ट भी किया और शेयर भी किया लेकिन हमने स्पेस नहीं दी दूसरे को, तो भी वही कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो जो ट्रस्ट प्लस शेयर प्लस स्पेस इक्वल टू हैप्पीनेस है, वो आज के टाइम में वो एडिशन से लेकर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया है। और एक बेसिक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास में इमोशनल इनसिक्योरिटीज हैं तो एंजाइटी आने पर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो हमको ये डेवलप करने की चीज है, सेंसिटाइज करने की चीज है और अवेयर होने की चीज है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है, और अपने अंदर एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता कैसे लेकर आए कि हर चीज का असर ना हो। जब आपके ऊपर हर चीज का असर नहीं होगा तो हर चीज पे रिएक्टिव नहीं होंगे, तो आप इन चीजों से थोड़ा बच पाएंगे। दूसरा पहलू यह है कि एक तो हो गया कैसे बच पाएंगे, जो डेवलप करने की बात है। दूसरा यह है कि अगर ऐसी चीजें प्रभावी हो चुकी हैं, घटित हो गई हैं, अब अपने मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन कैसे करें या उसकी रक्षा कैसे करें। तो अगेन जस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट बैलेंस, और तराजू से सोचना शुरू करें कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है और अब इस घटना या इस तरह की प्रतिक्रियाओं से वो प्रभावित हुआ है, तो अब कैसे करें। देन सेलेक्ट योर प्रायोरिटीज एंड गिव अ स्पेस। हाँ, अगला आदमी ऐसा है, उसकी परवरिश ऐसी हुई है, उसको शुरू से गुस्सा करने की बहुत आदत है, वो तो गुस्सा करेगा ही, एक्सेप्ट इट। अगर वो गुस्सा करेगा, एक्सेप्ट कर दिया, तो वो आग में घी नहीं हुआ और ताली एक हाथ से बजेगी नहीं। तो चीजें थोड़ी सी रुक सकती हैं। समथिंग लाइक दिस, इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस थिंग। थैंक यू डॉक्टर कुमुद जी। महाराष्ट्र से शीला द्रोण जी हमारे बीच शुरू से ही मौजूद हैं और वो बहुत मन से सुन रही हैं। ये बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो शीला द्रोण जी, आप प्लीज कुछ कहेंगी? शीला जी, आप हमको सुन पा रही हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। खैर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया जो मैंने सोचा था। ये इंट्रोडक्शन में आपने भी कह दिया था कि ये सही है कि फिजिकल अब्यूज और क्या कहते हैं, ये सेक्सुअल अब्यूज, ये सब हमारे सामने दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे भी गहरी चोट वाले और तरीके हैं जिन्हें हम पैसिव एग्रेशन बोलेंगे या इनविजिबल वेपन्स बोलेंगे, जो सामने चोट तो नहीं करते लेकिन अंदर ऐसा घाव करते हैं
कि जिससे निकलना महिला के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी महिला का पति है या पार्टनर है, और वो अगर इस तरीके से, काफी कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन मैं शॉर्ट में जाऊंगी क्योंकि फिर आपको डिस्कशन भी करना, इस तरीके से व्यवहार करता है तो वो हमको बहुत ऑब्वियस है कि वो खुद एक मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्री का विक्टिम है। जैसे कि झूठे झूठे आश्वासन देना, ठीक है, महिला को लुभाना, वादे करना और उसको इन्हीं वादों से उसको बिल्कुल बंधक बना लेना, और लॉन्ग में वो महिला उसकी ही सुनती जाती है और अपने आप को रियलिटी में रख नहीं पाती। दूसरा, जैसे जासूसी करना, महिला के पीछे किसी को लगा देना, ये कहाँ बैठती है, किससे बात करती है, किसको देखती है। तीसरा, एक्विजेशन जिसको हम कहते हैं, कि खाली सारे दोष महिला पे थोपना कि तुम मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा होता अगर तुम ना आती मेरी जिंदगी में, या बातों का जाल बिछा देना ऐसा कि वो महिला टोटल विश्वास करे। इन सब परिस्थितियों में महिला को एक फोर्स्ड सॉलिट्यूड में रहना पड़ता है, एक फोर्स्ड क्या बोलते हैं, अकेलेपन में रहना पड़ता है, जहां वो चार दीवारी में बंद हुई, जो बड़ी उमंग वाली, बड़ी हंसने वाली, बोलने वाली, वो खामोश रह रहकर वहां हो मतलब बंद कमरे में रहकर उसकी और क्या टेंडेंसीज होंगी, सुसाइडल टेंडेंसीज ही उसकी ग्रो होंगी, और बहुत से केसेस में सुसाइड हो ही जाता है। और एक तरीका, जो पति अपनी चुप्पी बनाए रखता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखता, और कम्युनिकेशन गैप रहती है ये बताने के लिए कि मैं वन अप हूँ, मैं सब कुछ हूँ, आई एम मेल, आई कैन डू एनीथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरीके का एक एटीट्यूड रखना, बार बार उस महिला को उसके पास्ट का बताना, तुम तो फेल हो गई थी कॉलेज में, स्कूल में, तो उसके अंदर एक हीन भावना लाना। फिर पाबंदी लगाना, परंपराओं द्वारा जिम्मेदारियां बताना या मर्यादा समझाना। तो ये सब जो बातें हैं वो क्या बोलते हैं, वो एक थप्पड़ से ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि थप्पड़ तो एक टाइम, एक दिन या 15 दिन में एक बार जो लगता है, लेकिन ये वो पल 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 जी रही है और झेल रही है। इससे जो उसके अंदर जो, हेलो, हाँ शीला, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। हाँ, वो मेरे बीच में आ गया था। इन सब चीजों से जो उसके अंदर डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, बैक प्रॉब्लम, हेडेक, क्या कहते हैं, हीन भावना, ये सब आ जाती है। लेकिन मेरी समझ से अगर इस तरीके का एक कोई कैरेक्टर है तो उसका इलाज उतना ही जरूरी है जितना महिला का डिप्रेशन का और उसके मेंटल डिसऑर्डर का। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम महिला के ठीक है डिप्रेशन को ठीक कर दें, हम महिला को मोटिवेट कर दें, हम महिला को शेल्टर दे दें। इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो पुरुष को कैसे ठीक किया जाए। अब हमारे यहाँ क्या, दुनिया भर में मुझे लगता है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को एक टैबू माना गया है। कई देशों में अगर पता चल जाता है कि ये साइकिक केस है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। मैं अवेयर नहीं हूँ इंडिया में। तो ये जो टैबू है, पहली बात इसको एक लूज डेफिनेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग वाग आते नहीं हैं। जो कई लोगों ने बोला, कुमुद जी ने भी बताया कि वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल फिटनेस।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये टैबू को जरा लूज करें, न कि ये कि ऑफ कोर्स एक मेंटली इल हेल्थ आदमी काम करेगा तो कंपनी का लॉस होगा, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इतना उसके अंदर ये सोचना चाहिए किस डिग्री तक वो इस तरीके का है। और इसके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत इस मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, और भी जगह वो लड़ाकू है, और भी जगह उसका व्यवहार गलत होता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ मैन और विमेन, इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे सेंटर्स, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेंटर्स खोलने बहुत जरूरी है, जहाँ लोग बहुत खुले तरीके से अपने ये सारे प्रॉब्लम्स रख सके। अभी तो डरते हैं कि अच्छा उसका आदमी इतना गुस्सा वाला है, अच्छा वो क्या बोलते हैं वो उसको भूखा रखता है, वो उसको कैद करके रखा है। तो ये सब महिला एक तो आके बोल रही, लेकिन आदमी का एक्सेप्टेंस अभी नहीं होता है इस तरीके का जब उसके अंदर। तो व्हाट आई मीन इज कि ये हमको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा वही जो सभी लोगों ने बोला कि एक अफेक्शनेट, लविंग और केयरिंग एटमॉस्फेयर देना जरूरी है दोनों के लिए। और तीसरा यही कि हम इसका बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रचार करना चाहिए कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको हमें छिपाना नहीं है, बल्कि अवेयर करिए अपने आप को और लोगों को, और उसका ट्रीटमेंट है। वो जो इम्बैलेंस है आपकी माइंड में, बॉडी में, उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो उससे मुझे लगता है सोसाइटी ही बेहतर बनेगी, न कि हम ऊपर ऊपर से छूते हुए मलहम लगाएं। तीसरा यही है कि ये जो इस तरीके का जो अंदरूनी घाव महिलाओं के जो लगता है, सालों सालों चोट खाती है, निंदा, ये और क्या बोलते हैं अकेलापन, और जो भी दूसरी मैंने बातें बताई, वो इन सब चीजों को हम FIR तक में नहीं दर्ज कर सकते। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि वकीलों को, जजों को, पुलिस को इन सब चीजों से अवगत करना है, और उनको इस गहराई को उनको सेंसिटिव भी करना होगा। हम केवल FIR या चोट दिखाने से खाली बात नहीं खत्म हो जाती, कैसे वो लगातार चल रहा है और उससे दूसरे लोग जो उसकी मदद कर सकते हैं उनको भी सेंसिटिव इन इश्यूज पे बनाना है। और तीसरा वही जो हमारा सबका एटीट्यूड, बिहेवियरल चेंजेस हर लेवल पे आना चाहिए, वो समाज से लेकर घर तक। काफी लोगों ने बताया कि घर में जो माँ का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल बुक्स के थ्रू ये सब महिला का महत्व, महिला का रिस्पेक्ट, महिला और पुरुष इक्वल हैं, और एक ह्यूमैनिटी एज सच हमको बच्चों को छोटेपन से ही सिखानी बहुत जरूरी है। और हम किस हद तक एक विमेन, एक इतना रिसोर्सफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लूज कर रहे हैं। सोचिए, एक अगर महिला बॉडीली मेंटली हेल्दी हो तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है समाज में। घर पे तो करती ही है बेचारी, और भी करेगी अच्छे से अगर वो मेंटली भी हेल्दी है। समाज में कर सकती है, देश में कर सकती है, दुनिया में कर सकती है। जब वो एक घर चला सकती है तो बाहर क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ वो बैलेंस कर सकती है। हेलो, थैंक यू शीला, हो गया? थैंक यू सो मच। अभी किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ खास लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो रख सकते हैं। कल की वेबिनार में डॉक्टर किरण पांडे जी ने बहुत इधर लगातार जो हमारी वेबिनार चल रही है उनमें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत कुछ आता चला जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल की वेबिनार में डॉक्टर किरण पांडे जी ने संस्कारों के ही ऊपर बोला
कि जब हम एक बच्चे की कामना करते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम जब अपने पति के साथ या पति पत्नी के साथ दोनों लोग जब संभोग करने की सोचते हैं बच्चे की कामना करते हुए, तो वो जो संस्कार होता है, उसके बाद जिसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार, उसके बाद जब बच्चा गर्भ में आ जाता है फिर जो संस्कार होते हैं उस बच्चे को दिए जाते हैं, वो पूरा उन्होंने जो रखा, हमको लगता है कि हमको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक महिला पैदा होने के पहले से अपमान झेलने लगती है, हिंसा झेलने लगती है और मरते दम तक झेलती है। महिलाओं को चाहत तो बेटियों की नहीं जाती है ना, चाहत तो बेटों की जाती है, बेटियां तो आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, और औरतें पैदा नहीं होती हैं, औरतें हमारे देश में बनाई जाती हैं। तो डेली हम आप लोगों को भेजेंगे जो कुछ वेबिनार हम लोग पिछली कुछ 2-3 वेबिनार में तो रिकॉर्डिंग हम ठीक से कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब भेजेंगे। सब लग रहा है जैसे हर अलग अलग इश्यूज पे हो रही है और एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी आज की भी बहुत अच्छी बातें आई हैं, डॉक्टर अर्चना ने भी बहुत अच्छा रखा, डॉक्टर कुमुद ने भी रखा, शीला ने भी रखा, सभी लोगों ने। अश्वनी जी की अपनी एक सोच है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी जो बातें रखी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। पूजा ने जो बात रखी, सभी बातें अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को अगर हम लोग कुछ अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, ये अपनी एक जिम्मेदारी अगर समझें कि हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा जो शीला ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अगर कोई हमको गंदी तरह से देख रहा है, जो हमें नहीं अच्छा लगता है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट के तहत क्राइम है लेकिन उसको नहीं पता है, तो बजाय इसके कि हम अपने को अच्छे से साइकोलॉजिकली अपनी कोई इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं, हमें उसको भी बताने की बहुत जरूरत है, उस कमेटी के वहां बनी हुई कमेटी के द्वारा, कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। और उसको पहले लोग कहते थे ना कि हमारी आंखें हैं क्या, फोड़ ले क्या, लेकिन अभी एक्ट कहता है कि नहीं, आप आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करिए। तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो हम नीचे से ऊपर तक एक महिला को देख रहे हैं उपभोग की सामग्री समझते हुए, वो देखना क्राइम है। या घर के अंदर अगर पति लगातार आपको टॉर्चर कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम उसको समझ लेते हैं कि चलो यार बदतमीज है ये, तो वो हमारी क्षमताओं को समझ लेता है, इनकी इतनी क्षमता है मार खाने की या इतना सुनने की, वो और उससे बढ़ता चला जाता है। कई बार हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, पति के लिए सोचते हैं कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे उनके लिए, अपने बच्चों को काम नहीं बताएंगे, उनको पढ़ने देते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और हम देखते हैं लोगों के घरों में, तो बच्चे फिर अपनी माँ को बोलते हैं, माँ पानी दे दीजिए एक गिलास, हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, माँ ये कर दीजिए, माँ वो। उनको लगता है ये इनकी ड्यूटी है करना और इन्हें मेरे लिए करना चाहिए क्योंकि इनको करना है, इनका फर्ज है इनका। हाँ, तो माँ को कभी कभी लगता है ये क्या चक्कर है, सब लोग हमें को काम बता रहे हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान पे मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि महिलाओं ने बताया कि एक ऑफिसर महिला कह रही थी कि मेरे को कभी कभी बहुत गुस्से में थी, कहने लगी नीलम मुझे लग रहा है या तो मैं खुद को कुछ कर लूं या अपने पति को मार डालूं। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना गंदा आदमी होगा, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं होता। ये दिन भर मुझसे कहता है कि यार तुम ऑफिसर बन गई, औरत नहीं बनी। हमने कहने लगी, मैंने एक दिन बोला कि तुम इंसान नहीं बने अच्छे, तुम भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो, लेकिन इंसान अच्छे नहीं बने तुम, तुम्हें ये नहीं मालूम कि किसको कैसे समझा जाता है, देखा जाता है। बोला अब नौकर नहीं है तो मतलब हमको तो हर समय अच्छा अच्छा खाने को, अच्छी अच्छी चीजें, पूरी दुनिया लॉकडाउन में सेलिब्रेट कर रही है, अच्छा अच्छा बना रही है, खिला रही है, एक तुम हो। तो
कहने लगी ये दिन भर कर ले, ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये इंसान कैसा है। वो चाहता है कि एकदम टिप टॉप काम वाले आ रहे हैं, चाहे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरा संगमरमर का घर एकदम चमकना चाहिए, बर्तन चमचमाने चाहिए, और हमको दिन भर किचन में रहना चाहिए और मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछना चाहिए और कुछ चाहिए जैसे टीवी में दिखता है। अरे यार मैं तो परेशान हो गई हूँ 2 महीने में, मुझको लगता है ये आदमी है कि राक्षस। मैंने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपने को सुधार लो और नहीं तो मैंने असलियत तुम्हारी देख ली कि तुम हो किस तरह के इंसान। तो कहने लगी मेरे को भी एक दिन लगा कि मैं ऑफिसर हो गई, एक औरत नहीं बनी। मुझे लगा रहे हम क्या बेवकूफी की बात अपने आप से सोच रहे हैं ये औरत। और लगी इतना उसने बोला कि मुझे खुद भी तमाम सारी चीजें लगने लगी। तो हमको लगता है कि हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, वही जो डॉक्टर रचना ने कहा कि मुझको अपने लिए टाइम चाहिए होना चाहिए, मैं अपने लिए जीऊं, मैं अपने लिए करूं। एक औरत बाहर काम करती है, 8 घंटे उसमें चले जाते हैं, 2 घंटे जाने आने में चले जाते हैं, 8 घंटे उसको सोने के लिए चाहिए, मुश्किल से 4-5-6 घंटे बचे, उसमें उसको सबको खुश करना है, सारा काम करना है। अब वो उसको बढ़ाने के लिए अपनी नींद के घंटे कम करती है और इसको बढ़ा लेती है कि चलो 5-6 घंटे से थोड़े से ज्यादा कर ले, और मशीन बन जाती है। बहरहाल तो हमको लग रहा था कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, किसी को लगे कुछ छूट रहा है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं। हाँ, इसमें ये जरूर निकल के आए कि हम इस जो बुरी हो रही है हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, उसको कैसे ठीक करें समाज में, अपनी समाज की, और कैसे हम अवेयरनेस लाएं। हाँ, थैंक यू। बोलिए अर्चना जी। मैं इसमें नीलम जी एक बात ये कहूंगी कि अगर हर महिला शुरुआत अपने घर से करे कि अपने बेटों को भी उसी संस्कार से बड़ा करे, कि अगर वो बेटी से कहती है कि तुम चाय बना दो तो बेटे से कहे कि तुम ब्रेड सीखो। अगर वो फ्रॉम द बिगनिंग, जो आपने कहा ना कि माँ पंखा चला दीजिए, माँ पानी दे दीजिए, क्यों? जब आप छोटे थे मैंने आपको गोदी में रखा, जब आप बड़े हुए मैंने आपका सब कुछ किया, अब आप 14 ईयर्स 13 ईयर्स के हो रहे हैं, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, आप दूसरे का नहीं करिए, पर उनको अपना काम करना सिखाइए। यदि वो अपना काम करना शुरू करते हैं तो आप जैसे बेटियां मदद करती हैं माँ की, वैसे ही बेटों को भी परवरिश करिए आप, कि बेटे भी जब अपनी माँ के लिए खाना बनाते हैं या माँ के लिए कुछ करते हैं, बहन के लिए करते हैं, तो इट इज अ वाइस वर्सा, इट शुड बी लाइक दिस कि हम आपके लिए कर रहे हैं तो बेटा सुबह मैंने चाय आपके लिए बनाई, शाम को आप मुझे बना दीजिए। तो जब यही बच्चे बड़े होते जाते हैं और इनकी शादियां होती हैं तो यही इनकी थॉट प्रोसेस अपनी वाइफ के लिए होती है। तो वैसे ही फिर वो वाइफ और हस्बैंड मिलके अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, तो हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण करते हैं। तो हमें अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी परवरिश फ्रॉम द बिगिनिंग देनी चाहिए कि नहीं, खाना बनाना सिर्फ बहन को या माँ को नहीं है, माँ ने सुबह बना दिया बेटा तो शाम को तुम सैंडविच ही खिला दो पर तुम बना लो। तो वो बच्चों के ऐसे मानसिकता का विकास होगा कि समाज में मुझे लगता है काफी सुधार आएगा। नीलम जी बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू अर्चना। और किसी को कुछ कहना है? दीदी पारुल है, पारुल जी दीदी पारुल अपनी बात कहना चाह रही है। जरूर जरूर जरूर। आओ पारुल। ये हमारे यहाँ दिन भर ऑफिस में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो अभी जिन लोगों को पता चला कि मीटिंग चल रही है, कुछ लोग ऑफिस में भी हैं हमारे यहाँ, तो 1-2 लोग बोल देती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ जो केसेस पे। हाँ ठीक है। यस पारुल, स्मार्ट बच्ची, बोलो। नमस्ते, मेरा नाम अंशिका तिवारी है। पारुल, मेरी शादी 12 मार्च 2019 को हुई थी राजेंद्र त्रिवेदी के साथ। तो मैं जब शादी करके गई वहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड ने पहली रात से ही मेरे साथ गंदा व्यवहार शुरू कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, मतलब इस टाइप का मुझे हस्बैंड मिला है। मैंने उस रात में ही थोड़ा कंप्रोमाइज किया, चलो छोड़ो देखा जाएगा।
फिर उसके बाद आए दिन ही ये गंदे गंदे सवाल, गंदी गंदी बातें मुझसे बोला करता था। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो उसका कोई मुझे जवाब नहीं दिया करता था। उसके बाद फिर मैं 6 दिन वहाँ पर रहकर आई थी अपने ससुराल में। फिर जब मैं वहाँ से मायके में आई अपने, तो भी इसने मेरे साथ गंदा बर्ताव किया, बहुत गंदी गंदी बातें व्हाट्सएप में, चैटिंग में, मैसेज में, तो बहुत ही गंदी बातें बोलता था। तो ये आवाज मैं कट बहुत रही है, परेशान हो गई थी। आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आवाज कट रही है। है। पारुल थोड़ा मोबाइल थोड़ा नजदीक ले आओ, शायद तुम्हारी आवाज कट रही है। ममता, मैं उसके बाद फिर जब अपने मायके में आई तो मेरे ममता आवाज नहीं आ रही है। जब मैं वहां पर अपने ससुराल में 6 दिन के बाद चौथी में वापस आई, तो मेरे हस्बैंड ने चैटिंग में, व्हाट्सएप में बहुत गंदी गंदी बातें मुझसे बोलने लगा कि मतलब मैं बहुत गंदी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि भाई ये किस आधार पर तुम बोल रहे हो। तो उसके बाद इसने मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। मैं उसके बाद भी रहने चली गई इसके पास कि चलो छोड़ो। फिर उसके बाद मैं इसके यहाँ रहने चली गई। इसने मेरे साथ बहुत बदसलूकी से पेश आया, बहुत दरिंदगी के साथ इसने मेरा मतलब वो अच्छे से पेश नहीं आता था। शारीरिक संबंध बहुत गलत तरीके से करता था मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं मायके आ गई, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं मायके आई मैंने पिताजी को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात, मेरे साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करता है वो। फिर उसके बाद मैं नहीं गई अपने मैंने सोच लिया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लग रहा था कि मैं बस आत्महत्या कर लूं। मुझे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर मैं अपने मायके में ही थोड़े दिन रही। तो मायके में रहने के बाद इसने मेरे हस्बैंड ने, मेरा देवर था तो मम्मी ससुर का लड़का, उसके अपहरण के केस में मेरे हस्बैंड ने मुझे फंसा दिया था। तो मैं वहाँ पर, मेरे घर पुलिस आई और मुझे वहाँ कल्याणपुर थाने ले गई। वहाँ पर मुझे 3 दिन रखा, मारा पीटा, बहुत मेरे साथ गंदे से पेश आए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर 3 दिन रही। वहाँ से जब आई घर पे मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल भी खराब हो चुका था। मैं सोचने समझने की हर चीज की शक्ति खो बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने किसी के थ्रू मैं ममता दीदी और उमा दीदी के पास आई। मुझे बताया गया कि वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आई यहाँ पर, सखी केंद्र आई, ममता दीदी और उमा दीदी से यहाँ पर मिली मैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनके साथ में सारी बात रखी कि मैं दीदी से इस तरीके से परेशान हूँ। तो उन्होंने काफी मुझे समझाया बुझाया कि बेटा मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये सब आगे सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तुम्हें कुछ भी करना, आगे बढ़ना है, ये सब नहीं सहना है तुम्हें, ये अपनी अत्याचार ये सब नहीं सहना है। तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे समझाया बुझाया सब। फिर उसके बाद मुझे ये ममता दीदी वहाँ लेकर दिनेश कुमार शुक्ला जी के पास लेकर गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत गंदे गंदे मैसेज डाले थे फेसबुक में, बहुत गंदी गंदी तरीके से मेरी फोटो डाली, मेरे सारे दिनेश कुमार शुक्ला एडवोकेट, जो एडवोकेट है ना? जी दिनेश जी हाँ, एडवोकेट के पास मैं गई तो मेरे हस्बैंड ने काफी गंदी गंदी एफबी में पिक डाली और बहुत गंदे शब्दों में लिखा कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वो तुरंत फोटो कॉपी निकलवा के और एप्लीकेशन सर ने लिखवाई। फिर तुरंत सर ने एसओ को फोन किया, मैं उनके पास गई नवस्था थाने में, तो उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन मंजूर की। उसके बाद मैंने वो जितनी भी कॉपी थी गंदी हरकतों वाली फोटो कॉपी सारी वहां पर लगा दी एप्लीकेशन सहित।
उसके बाद मेरा मतलब केस की सुनवाई होने लगी। मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट करके लाया गया चंपापुर से। 2 दिन वहां पर रहा भी, उसके बाद जमानत पे छूट आया। फिर उसके बाद मैम वहाँ कल की बात है मैम, उसने वो वहां से छूट कर मेरे घर आया और डराने धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। मेरे घर वालों को मारने पीटने की धमकी देने लगा। तो उसके बाद मारा भी, वो आ गया अपने दोस्तों को लेकर मेरे साथ घर पे और आके मेरी मम्मी को डायरेक्ट गला पकड़ के दबा दिया 2-4 बार, दीवार में भेज दिया। तो उनके छोटे काफी निशान आए चोटों के। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे फोन 112 नंबर डायल किया, पुलिस बुलाई। उसके बाद पुलिस उसे लेकर गई, हमारे पापा को भी लेकर गई थी। फिर हमने तुरंत ममता दीदी को फोन किया कि दीदी मैं बताओ क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ममता दीदी ने मुझे धीरज बंधाया कि नहीं बेटा ये सब नहीं करो, जो भी हो रहा है। उसके बाद 112 नंबर जब डायल किया, पुलिस आकर लेके चली गई। फिर मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फिर थोड़ा सा ये है मेरा अभी केस उस प्रक्रिया में चल रहा है। अब आगे अब देखिए क्या होता है। बस ये है कि जब से इस सखी केंद्र से जुड़ी हूँ तब से थोड़ा सा मुझे रिलीफ हुआ है, थोड़ा सा मैं वो हो गई हूँ, मजबूत हो गई हूँ। बस यही आप लोगों से विनती है मेरी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पारुल, तुम हिम्मती हो गई हो, ये तुम्हारे अंदर की चीज भी है। और किसी को कोई सवाल करना है? किसी में कोई प्रश्न है, कुछ है? सवाल हुआ ना? मैम मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जरूर। मैम सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैम आप गैलेक्सी में एक चमकते हुए सितारे की तरह सखी केंद्र जो अंधकार में लोगों की मदद करता है, मैम डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। और मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अब जैसे पारुल जैसे जो लोग हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो केस इनका कंप्लीट हो जाता है, कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है, सेपरेशन हो जाता है, और लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ कैसे सस्टेन होगी, तो दैट इज अ मैटर। वैसे बहुत सारे हम अपनी सहेलियों के साथ क्या मदद कर सकते हैं उन लोग को? बहुत सारे जवाब तो पारुल खुद अभी दे देगी। और हमें ये लगता है कि एक सबसे अच्छी बात ये है कि सखी केंद्र में जब लोग विक्टिम बन के आते हैं तो न्याय की जो प्रक्रिया होती है, तो हमारी जो टीम है वो इनको भी एक अपने में टीम की तरह ले लेती है जी। उनको हर चीज पता होती है कि हम यहाँ गए, यहाँ मेरी अगर बात नहीं सुनी गई तो क्यों नहीं सुनी गई, अगर हम सक्सेस हुए तो क्यों सक्सेस हुए। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, एक बहुत ताज्जुब की बात होती है कि लीगल प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी हिम्मत आ जाती है उनके अंदर कि उनको लगता है अरे अब न्याय तो मिल ही जाएगा। जो शुरू में उन्हें लगता था कि मेरी कोई सुनेगा नहीं, न्याय मिलने का उनको सपना भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि भूख और जब न्याय की जंग होती है तो भूख जीत जाती है। उनको लगता है कि हमारे लिए दो टाइम का खाना जुटाना ज्यादा कठिन है। हम आपको बताएं, मेरे यहाँ ऐसे लोग आए कि जिनके साथ रेप हुआ और दूसरे तीसरे दिन वो उन्हीं चोटों के साथ फिर से वहां 5वें दिन काम पे चली गई, क्योंकि भूख से वो लड़ नहीं पाई। उन्होंने उनसे कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी थे कि जिनके साथ हुआ वो चली गई काम पे और फिर से उनको लगा कि नहीं हमें लड़ना है, और आज उन्होंने अपनी लड़ाई ही नहीं लड़ी, वो दूसरों की लड़ाई भी लड़ रही है। तो होता क्या है कि वो जो प्रोसेस होती है ना, उस पूरी प्रोसेस में धीरे धीरे, क्योंकि वो भी टीम का हिस्सा होती हैं, तो वो अपनी समस्या तो लड़ रही होती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो टीम है और वो एक किसी की मदद कर रही है जो कि वो है। तो उन्हें इतना अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे कि धीरे धीरे होते होते उन्हें ये लगने लगता है कि अब ठीक है न्याय तो मिल ही जाएगा हमें। लेकिन वो खुद दूसरों की मदद करने लगती हैं, वो खुद लोगों को ले लेके ऑफिस आने लगती है, और कई बार वो थाने पहुंच जाती हैं, वहां से फोन करती हैं
कि ममता जी, उमा जी, हम थाने पहुंच गए हैं और ये सब हो गया है, FIR में हम ये दर्ज कराएं कि ना कराएं, ये कराएं, तब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि याद आता है ये वो महिला है जो रेलवे लाइन के किनारे खड़ी थी और इसको पकड़ के कुछ लोग हमारे पास लाए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उनके माँ बाप घर ही बदल देते हैं हम लोगों से परेशान होकर कि ये न्याय 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 की बात कर रही हैं, और वो लोग जाके उनसे समझौता भी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो बहुत तरह के लोग आते हैं और अंदर से बहुत सारे दर्द दे जाते हैं और बहुत सारी हिम्मतें भी दे जाते हैं। जो हिम्मत दे जाते हैं उनको देख के बहुत मजा आ जाता है। तो ये लोगों को हम लोग ट्रेनिंग लाइवलीहुड की भी दिलाते हैं, जो लोग लेना चाहते हैं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, सखी हाट लगता है, और ये सखी हाट हम लोग बहुत सालों से लगा रहे हैं। तो सखी हाट में 80% से ज्यादा लोग वो होती हैं जो विक्टिम होती हैं, और विक्टिम को हम लोग न्याय दिलाने की प्रोसेस में धीरे धीरे उन्हें लाइवलीहुड ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग, इतनी सारी ट्रेनिंग दिलाते 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 फिर वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं। अभी तो कुछ समय कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने रेव मोती जैसे मॉल में उनका लगवाया सखी हाट, और उनसे कहा कि तुम अपना जो प्रोडक्ट है बनाया हुआ, उसकी जो यहाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनसे मुकाबला करो, और ये भी देखो कि तुम कितना बेचने की क्षमता तुम्हारी कितनी है। एक महिला है जो बहुत वो हैंडीक्राफ्ट है, सॉरी हैंडीकैप्ड है, पूरी तरह से ठीक से चल नहीं पाती है, और उसने एक सेकेंड हाँ बंद किया है, जल्दी जाओ। हाँ, तो उस महिला ने उस दिन, हम लोगों ने, वो पहली बार हमारे ऑफिस जब आई थी तो बहुत परेशान थी। वो भी फिजिकली चैलेंज है और उसके हस्बैंड भी फिजिकली चैलेंज, लेकिन उसने उसको बहुत टॉर्चर करके घर से निकाल दिया था। तो हमारी जो पहले एक विक्टिम थी और अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गई, उसने उसको अपने घर में पनाह दी और मदद कर रही थी। तो हम लोगों ने कहा इसकी कैसे मदद की जाए। हम लोगों ने कहा सखी हाट होने जा रहा है, तुम जितना माल बेचोगी, दूसरे का माल बेचना है, लेकिन तुम जितना बेचोगी उसका पैसे से तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ शुरू किया जा सकता है। उसने इतनी जान लगा दी, उसने 400 बैग बेचे। आप इमेजिन कर सकती हैं, एक दिन में 400 बैग बेचे। और फिर उसको हम लोगों ने एक सिलाई मशीन, पूरा किट और बहुत सारी चीजें दी। वो पैर से नहीं चला सकती थी लेकिन हाथ से चला सकती थी। अभी वो सेल्फ डिपेंड है। तो हमारी ज्यादातर कोशिश होती है कि लोगों को हम लोग सेल्फ डिपेंड कर सकें। कितना कर पाते हैं कितना नहीं, लगे रहते हैं सारे लोग। आप सबको इसीलिए जोड़ते हैं कि आप सब लोग भी जैक लगाने का काम करेंगे। थैंक यू पूजा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये अभी समापन की ओर जाते हैं। और आप सब लोग आज का जो विषय है उससे संबंधित अगर कुछ अच्छा लिख सकते हैं, अगर अच्छा कुछ अपना वीडियो बना सकते हैं, कुछ चीजें दीजिए, उसको सबको मिला के और हम लोग लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करते हैं और सब मिल के कैंपेन शुरू करते हैं। बिल्कुल साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी और दूसरों को भी ठीक करने के लिए। सो थैंक यू सब लोगों को, थैंक यू। बाय। बाय। थैंक यू ममता। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू शीला। सब लोगों को, प्रियांक, सब लोग। ओके, बाय बाय।